सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला एपीडीवी इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। नाग पंचमी के पावन अवसर पर राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज द्वारा काल सर्प दोष व चांडाल दोष निवारण हेतु सर्व कष्ट निवारण महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। 10 व 11 अगस्त आश्रम बल्लभगढ़, 12 अगस्त हरिद्वार, 13 अगस्त चंडीगढ़, 15 अगस्त मुंबई। इस अवसर पर आपको आशीर्वाद स्वरूप मिलेंगे इंद्र कवच, काले घोड़े की नाल का छल्ला, मंत्रों की सूची, लक्ष्मी गणेश यंत्र व 1.25 करोड़ मंत्रों से अभिमंत्रित शिवलिंग, बिल्कुल मुफ्त। संपर्क करें 9582719025, 9582719026, 9582719027 and 9582719028। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। निगम कल्पितरो ललितम फलसुकामृत संयुतम विविधम भागवत रसमाल्यम रस का भूभाव का। समस्त दर्शन कोट कोट नमन, बंदन। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके हृदय में मेरे गुरु की भक्ति प्रकट हो जाए, भगवान की भक्ति प्रकट हो जाए, आपका चित्त मन वृत्ति भगवान के चरणों में, गुरु की चरणों में लगते हुए संसार के समस्त कष्टों से निवृत्ति पाते हुए ईश्वर की भक्ति को आप पा सकते हैं। ये जो दिन चले हुए हैं गुरु पूर्णिमा तक, ये अति उत्तम दिन चले हुए हैं। भक्ति की प्राप्ति के दिन चले हुए हैं, ज्ञान की प्राप्ति के दिन चले हुए हैं, वैराग प्राप्ति के दिन चले हुए हैं, कष्टों की निवृत्ति के दिन चले हुए हैं। इसमें हो सकता है तो एक समय भोजन करना चाहिए, धरती में शयन करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अपने गुरु के बताए गए मंत्र का जाप करना चाहिए। जिन्होंने गुरु धारण नहीं किए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवा मंत्र का जाप कर सकते हैं और जीवन में आप ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि गुरु पूर्णिमा जो आ रही है 22 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, इसी दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी वेद व्यासी महाराज का प्राकट हुआ था, जन्म हुआ था, जिन्होंने वेद पुराण शास्त्र ज्ञान की बरसात की थी। तो इस दिन जो गुरु की शरण में जाते हैं या नियमों का पालन करते हैं, उनके ऊपर स्वतः ही ज्ञान प्राप्त होने लगता है, आनंद की प्राप्ति होने लगती है, भक्ति की प्राप्ति होने लगती है। पहली कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, राधे राधे पंडित जी। जी राधे राधे जी। हाँ जी, मैंने अपने भैया के बारे में पूछना था। उनका डेट ऑफ बर्थ है 30/7/1990। समय बताइए। समय है पंडित जी सुबह के 8:30 बजे का। 8:30 बजे सवेरे। हाँ जी पंडित जी, इनका ये पूछना था का जन्म है? +2 कर रखी है। कहाँ का तो जन्म है? और मतलब आगे पढ़ाई करके जॉब मिलेगी तो और फिर काम कर क्या कर सकेंगे? कहाँ का जन्म है आपके भाई का? पंजाब का, मुक्तसर का। मुक्तसर पंजाब। हाँ जी। स्वाति नक्षत्र, तुला राशि, सिंह लग्ने, सोमवासरे, अष्टमी तिथि के दिन आपके भाई का जन्म हुआ है। क्या पूछना है इसके बारे में? हाँ जी पंडित जी, इसने +2 क्लियर कर लिया है जी।
हाँ जी, तो अभी वो आगे क्या करेगा? अभी काम कार करेगा या उसको पढ़ाई करके तो जॉब मिल जाएगी? देखिए, इसका विदेश का वैसे योग अच्छा बना हुआ है। अगर विदेश के लिए ट्राई करें तो वहाँ इसके काम का, जॉब का अच्छा योग बन जाएगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि बाहर के लिए तैयारी करेंगे तो लाभ की ज़्यादा इसको प्राप्ति हो सकती है। वैसे शनि में बुध चला हुआ है, पढ़ाई में थोड़ी रुकावट के योग चले हुए हैं, ग्रहण दोष इनकी कुंडली में लगा हुआ है, आगे पढ़ाई के कम ही चांस हैं। मैं तो ये चाहूँगा कि इनके विदेश की अगर तैयारी करते हैं तो वहाँ इनको बहुत ही धन उपार्जन के योग बन सकते हैं और लाभ की प्राप्ति हो सकती है। वैसे एक मंत्र बता देता हूँ, मंत्र भी करते रहें। ओम क्लीं द्वार केंद्रो नमः, ओम क्लीं द्वार केंद्रो नमः, ओम क्लीं द्वार केंद्रो नमः मंत्र का जाप करेंगे। 2014 से इनके लिए बहुत ही अच्छा समय आएगा। 3 मार्च 2014 से इनके लिए सर्वश्रेष्ठ समय आएगा। बहुत ही अच्छे हैं, सबकी सेवा करने वाले होंगे, बहुत मित्रों वाले होंगे और धन को सोच समझ के खर्च करने वाले आपके भाई हैं। तो मैं तो चाहूंगा भगवान इनके ऊपर कृपा करेंगे, आप विदेश की तैयारी करवाएंगे, लाभ की प्राप्ति होगी। दर्शकों, विशेष महायज्ञों का आयोजन हमारे संस्था की ओर से किया जा रहा है। 15 से लेकर 22 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमारे आश्रम पर श्रीमद् भागवत कथा चली हुई है। 28 जुलाई से 4 अगस्त तक हमारी परम शिष्या हैं राधे राधे वर्षा देवी, उसके द्वारा श्रीमद् भागवत कथा, प्रथम भागवत कथा हमारे आश्रम में होने जा रही है। 15 जुलाई से 22 जुलाई हमारी श्रीमद् भागवत कथा आश्रम पर चल रही है, तो उसमें आप पुण्य के भागी बन सकते हैं। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आपके हृदय में गुरु की भक्ति प्रकट हो, इसलिए आयोजन किया जा रहा है। और विशेष बता देना चाहता हूं कि नाग पंचमी के पावन अवसर, जिस पर विशेषकर काल सर्पदोष, चंडाल दोष की पूजा होती है, 10 और 11 अगस्त को हमारे आश्रम पर ये महायज्ञ होने जा रहा है काल सर्पदोष की निवृत्ति के लिए। 12 तारीख को हरिद्वार में मां गंगा के तट पर ये काल सर्पदोष निवारण के लिए यज्ञ होने जा रहा है। और 13 तारीख को चंडीगढ़ में महायज्ञ होने जा रहा है। 15 तारीख को समुद्र देव के तट पर महायज्ञ होने जा रहा है। बॉम्बे में महायज्ञ होने जा रहा है। तो आप उस यज्ञ में, अगर आपकी कुंडली में, आपके पारिवारिक कुंडली में किसी में काल सर्पदोष, चंडाल दोष है, तो आप इन यज्ञों में सम्मिलित होकर पुण्य के भागी बन सकते हैं। साथ में इंद्र कवच है, काले घोड़ी की नाल का छल्ला है, श्री लक्ष्मी गणेश यंत्र है, मंत्र सूची है और 1.25 करोड़ मंत्रों से अभिमंत्रित त्र्यंबकेश्वर महादेव शिवलिंग आपको उपहार स्वरूप दिया जाएगा, जिसको घर में रखने मात्र से कल्याण होता है, वास्तु दोष दूर होता है और भगवान की कृपा बरसती है, कार्यों में सफलता की प्राप्ति होती है। जिनके दर्शन करने से ही दरस परस मुख मंजन पाना, कटे हूं पाप के वेद पुराना, जिनके दर्शन करने से ही पापों का क्षय होता है। और कॉल लेते हैं। हेलो राधे राधे बोलिए पहले। राधे राधे जी, मुझे बात करनी है। हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम दिल्ली से। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। आप टीवी की आवाज कम करें पहले। हाँ जी सर। टीवी की आवाज बंद करके फिर मुझसे बात करें। हाँ जी कर दीजिए। हाँ बताइए। हेलो। थोड़ा तेज बोलिए और बताइए। हाँ जी हाँ जी करते रहिए, कुछ बोलेंगे भी। हेलो सर, मुझे अपने कारोबार के बारे में जानकारी। हाँ, डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ मेरी 4/7/1989। 4/7/1989। 89। हाँ जी। समय बताइए। समय सुबह 4 बजे। सुबह 7 बजे। हाँ जी। कहाँ का जन्म है आपका? हमारा दिल्ली। दिल्ली का जन्म है आपका? हाँ जी। क्या पूछना चाहते हैं अभी बताइए। हाँ जी, मैं पूछना चाहता हूँ, मेरा दुकान खोलना चाहता हूँ फोटोग्राफी की, वो कब तक खुलना समय सही है? अभी बताते हैं। आपकी बहुत ही अच्छा वैसे योग बना हुआ। आप मंगलिक भी, पता है आपको? हाँ जी। मंगलिक भी है, मंगलिक। हम मांगलिक है? नहीं सर, मैं पूछा था तो किसी। ये थोड़ा शादी में रुकावट करता है। अभी शादी हो गई नहीं हुई? अभी नहीं हुई। हाँ, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा अभी। देखिए, वैसे 29 अगस्त से आपका समय अच्छा आ रहा है। 29 अगस्त के बाद अगर आप काम प्रारंभ करते हैं, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जब भी आप अपनी दुकान खोलें तो किसी ब्राह्मण को बुलाकर उसमें हवन जरूर करवा दें। नवग्रह शांति के लिए आप हवन करवाएंगे, उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। हो सकता है अपनी दुकान में एक श्री लक्ष्मी गणेश यंत्र स्थापित करें। नियमित रोली का टीका उसको लगाते रहें और उसके सामने अगरबत्ती धूप बत्ती आप जोड़कर भगवान का ध्यान करें। गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी का आप ध्यान करें और भगवान कृष्ण की फोटो आप उसमें अपनी दुकान में जरूर लगाएं, क्योंकि कला के में प्रवीण थे भगवान कृष्ण। जो इस लाइन से संबंध होते हैं, मीडिया से संबंध होते हैं या राजनीति से संबंध होते हैं, उनको भगवान कृष्ण का चित्र जरूर लगाना चाहिए। उससे उनको लाभ की प्राप्ति होती है। अपनी कला के क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में उनको आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होते हैं। और साथ में आप एक मंत्र भी किया करना, ओम क्लीं कृपा करना, ओम क्लीं कृपा करना, ओम क्लीं कृपा करना मंत्र का जाप किया करना। शनिवार के दिन, हर शनिवार के दिन 7 हरी मिर्च और 1 नींबू
पिरोकर काले धागे में अपनी दुकान पर मेन गेट पर बांधना है। ये आप नियमित करते रहेंगे तो ना तो किसी की नजर लगेगी और आपका कार्य दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा। सुख समृद्धि आपके घर में आएगी। और कॉल लेते हैं। हेलो। हेलो जी बहन बोलिए। राधे राधे। राधे राधे पंडित जी। जी मेरी जन्म तारीख है 1/11/1972। 1/11/1972। 72। समय बताइए। रात को 11:15। 11:15। हाँ जी। थोड़ा लेट नहीं हो गया? रात को हाँ, थोड़ा लेट नहीं आए आप? हेलो। हाँ जी, थोड़े लेट 11:15 बजे हुआ था ना आपका जन्म? हाँ जी हाँ जी। 81 के दिन हुआ है। वैसे तो भाग्यशाली हैं आप। बोलिए। हाँ जी। घर में कोई कला क्लेश रहता है, कारोबार के बारे में पूछना है। अच्छा अच्छा। आप करती हैं कुछ? मैं अभी तो फ्री हूँ, पहले जॉब करती थी, 2008 में छूट गई। अच्छा, देखिए आपकी कुंडली में पूर्ण कालसर्प दोष है। जॉब को छुड़वाता है, घर में कलेश का योग बनाता है, चोट लगने का या ऑपरेशन का, मानसिक परेशानी का योग बनाता है। साथ में पितृदोष भी आपकी कुंडली में लगा हुआ है। और इस समय जो दशा चली हुई है, गुरु में गुरु की दशा चली हुई है। भगवान कृपा करेंगे, बहुत ही समय अच्छा आने वाला है आपका। यानी 29 सितंबर 2013 से आपके जॉब के योग बन रहे हैं। कहीं अगर आप ट्राई करती हैं तो आपको जॉब मिल जाएगी। साथ में एक मंत्र भी किया करना, ओम क्लीं प्रवीणे नमः, ओम क्लीं प्रवीणे नमः, ओम क्लीं प्रवीणे नमः मंत्र का जाप किया करें। और हो सकता है अपने पैरों में थोड़ा सा महावर जरूर लगाया करें शुक्रवार के दिन। शुक्रवार के दिन अगर महावर अपने पैरों में लगाएंगे, चुट्टी पहन कर रखेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपका जो दोष है, दोष दूर हो जाएगा और बहुत ही जल्दी आपके नौकरी के योग बने जाएंगे। तो इन छोटे छोटे उपायों को कर सकती हैं। हो सकता है तो आप एक मूंगा धारण कर सकती हैं। 5.25 रत्ती का मूंगा आप धारण करेंगे तो ये भी आपके भाग्यवर्धक रत्न है। इसको धारण करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आपका शुभ दिन बनता है मंगलवार का दिन, आपके लिए सर्वश्रेष्ठ बनता है। क्रीम कलर, पीला कलर आपके लिए अति उत्तम बनता है। और मूंगा आपके लिए भाग्य रत्न बनता है। पूजा अर्चन बंधन करना चाहते हैं तो आप मां पार्वती की आराधना किया करें। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सपना। और हो सकता है तो वैसे कालसर्प दोष से आप इंद्र कवच मंगा सकते हैं। इंद्र कवच की तो बहुत बड़ी महिमा है। अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए इंद्र कवच की महिमा क्या है। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्ताम, नमामि हरि परम। कृते ध्यायते। इंद्र कवच, जिसका जिक्र देव पुराणों में भी मिलता है, इसे पुनर्स्थापित करने का श्रेय राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज को जाता है। परम पूज्य श्री राधे राधे बाबूजी महाराज ने अपने जीवन का बहुमूल्य समय ये सोचने में लगाया कि किस तरह ईश्वर के बनाए हुए मानव की जीवन बाधाएं हटाई जा सकती हैं ताकि वो अपना जीवन सुख चैन के साथ जिए। राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज ने दिन रात के अथक प्रयास और लगन से कोटि कोटि पूज्य श्री अग्नि पिता पंडा जी महाराज से मंत्र दीक्षा पाई और जीवन भर के कमाए हुए इस मंत्र ज्ञान को जन जन के कल्याण हेतु समर्पित कर दिया। परम पूज्य श्रद्धेय श्री राधे राधे बाबूजी महाराज का एक कल्याण कार्य 1992 से लेकर अब तक जारी है। प्रतिदिन अनेक जन इनकी मंत्र दीक्षा से अपने कष्ट, काल, कलेश को मिटा रहे हैं और अपने जीवन में सुख लाभ पा रहे हैं। राधे राधे बाबूजी हमारे समाज के बहुत ही एक अभिन्न अंग है। हमारे संत समाज के अंदर में एक उगता हुआ एक प्रखर सूर्य है, जो कि आज समाज के अंदर में जिसकी परम आवश्यकता है। समाज का उत्थान करने के लिए बहुत ही प्रेरित कर्मों को ये कर रहे हैं। आज से नहीं, हमारा संत समाज इनको बहुत समय से जानता है। राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज ने सर्व कल्याणकारी इंद्र कवच का निर्माण कर कुंडली की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। यानी अब जिसके पास जन्म कुंडली नहीं है वो भी इंद्र कवच को धारण कर अपने जीवन को सुगम बना सकता है। नवग्रहों को शांत करने के लिए, मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए, कालसर्प दोष की निवृत्ति के लिए अलग अलग मंत्रों का इसमें समावेश किया गया है। 1.25 करोड़ मंत्रों से इसे अभिमंत्रित किया गया है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि इसको पहनने से शरीर की पूर्ण सुरक्षा होती है। जी हाँ, इंद्र कवच जो है आपकी हर परेशानी, हर तकलीफ, हर मुश्किल का हल। इंद्र कवच। हफ्ते में 1-2 बार तो चोट लगती ही थी, कभी घुटने में, कभी टखने पे, कभी कोहनी पे।
चोट नहीं लगती थी तो दर्द होता था शरीर में कहीं भी, लेकिन जब से मैंने इंद्र कवच पहना है तब से चोट और दर्द तो मानो उड़नछू हो गए हैं और अब मैं बहुत सुखी हूं। जय हो राधे राधे बाबूजी महाराज की। तो देखा आपने इंद्र कवच का प्रभाव। आप भी आज ही धारण कर लीजिए इंद्र कवच। मेरा नाम विवेक है। मैंने बहुत से ज्योतिषियों को दिखाया, किसी ने कहा 7.5 ही है, किसी ने कहा काल से दोष है, लेकिन मैंने जो जी सब दुखों की एक दफा अपना ली है इंद्र कवच। इंद्र कवच को गले लगाएं, सब दोषों को दूर भगाएं। मैंने गुरुजी से कह के इंद्र कवच लिया, बच्चे को धारण कराया। अभी जस्ट उसके एग्जाम खत्म हुए हैं और रिजल्ट मैं सोच नहीं सकता था कि मेरे बच्चे का रिजल्ट इतना अच्छा आएगा और रिजल्ट देख के मैं बहुत खुश हूँ। टीचर भी बहुत खुश है, मतलब घर में हम सब खुश हैं रिजल्ट को देख के। ये सब इंद्र कवच के प्रभाव की वजह से हुआ। जी हाँ, यही है सच। ले आइए आज ही इंद्र कवच। जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, उसको धारण करने से मन विद्या में लगता है। माँ सरस्वती कृपा करती हैं। जिनको क्रोध बहुत आता है, तो क्रोध को शांत करने के लिए भोलेनाथ के अभिमंत्रित मंत्रों से अभिमंत्रित इसको सिद्ध किया गया है। इससे बिल्कुल शांति की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। किसी कारण इसको नहीं पहनते हैं तो उनके कमरे में भी रख दिया जाता है। जिस कमरे में सोते हैं उसमें इंद्र कवच को स्थापित कर दिया जाता है, तो उसके प्रभाव से ये धीरे धीरे बुरी वासनाएं दूर होने लगती हैं और आनंद की प्राप्ति, कर्म के क्षेत्र में बढ़ने की प्रवृत्ति इससे स्वतः ही प्राप्त होने लगती है। इंद्र कवच को धारण करने से शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं रहता, बल्कि यदि कोई रोग पहले से है तो वो ठीक होने लगता है। मनुष्य स्वस्थ रहता है। इंद्र कवच उसकी हर बुराई से रक्षा करता है, हर अनहोनी से बचाता है। ना ही तो कभी चोट लगती है और ना ही कभी कोई दुर्घटना ही होती है। और तो और नशे जैसी भयानक और नाशवान लत भी अपने आप ही दूर हो जाती है। जो परिवार कभी नशे जैसी समस्या की वजह से बर्बादी के कगार पर थे, इंद्र कवच की बदौलत वे आज फिर से फल फूल रहे हैं। पहले ये रोज पीकर आते थे। एक दिन मेरी नंद ने मुझे इंद्र कवच लाने की सलाह दी। उन्होंने भी थोड़े दिन पहले लिया था, उनको फर्क नजर आया। मैं भी ले आई। अगले ही तीसरे दिन मुझे फर्क नजर आने लगा। अब तो ये शराब को हाथ तक नहीं लगाते। देखा आपने? यही नहीं, इंद्र कवच को धारण करने से क्रोधित स्वभाव वाला व्यक्ति शांत होता है, ब्लड प्रेशर जैसी व्याधियों से छुटकारा मिलता है। यही नहीं, धन की प्राप्ति होती है, अच्छे विवाह के संयोग पैदा होते हैं। यदि पति पत्नी में कलह है तो मिट जाता है। तलाक तक की नौबत आ गई थी। बस अपने जीवन को ढो रहे थे, सारी इच्छा ही खत्म हो गई थी। इंद्र कवच ने सब ठीक कर दिया। मेरे भैया है, उन्होंने ला कर दिया। बोले गुड्डी एक बार ये पहन कर देख लो, क्या पता कुछ ठीक हो ही जाए। और अब हमारी प्यारी सी बेटी है। छोटा परिवार सुखी परिवार। इंद्र कवच धारण करने से न सिर्फ परिवार में शांति होती है, बल्कि यदि आप निसंतान हैं तो निश्चित तौर पर आपको संतान की प्राप्ति होती है। कारोबार बढ़ता है, विदेश जाने के योग बनते हैं, किसी कारणवश अदालत में चल रहा मुकदमा तक निबट जाता है। इंद्र कवच से होने वाले लाभ अनगिनत हैं। जी हाँ, यही है सच। धारण कीजिए इंद्र कवच। अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो इसकी कीमत नहीं बल्कि लागत है। जी हाँ, इसकी सहयोग राशि है मात्र 3100 रुपए। इस रक्षा कवच यानी इंद्र कवच की ये लागत इससे होने वाले लाभ को देखते हुए कुछ भी नहीं है। इंद्र कवच मैंने इसलिए पहना क्योंकि मैं काफी डिप्रेशन में थी, बीमार थी, और जैसे मैंने इंद्र कवच पहना धीरे धीरे मेरा डिप्रेशन बिल्कुल छूमंतर हो गया। जब से मैंने इंद्र कवच पहना है तब से मेरा सिर का दर्द बिल्कुल गायब हो गया और मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। मेरी छोटी सिस्टर है, उसका जब से ये इंद्र कवच पहना है, उसने एक 35 साल से उसका केस चल रहा था और ये इंद्र कवच पहनने के बाद वो 1 साल के अंदर अंदर वो केस जीत गई। ये सबसे बड़ी खुशी की बात हुई है। और मैं तो यही कहूँगी कि सब लोग इस इंद्र कवच को गले लगाएं और अपने सब कष्टों को दूर करें। इंद्र कवच कोई साधारण कवच नहीं है, बल्कि इसका जिक्र देव पुराणों में भी मिलता है। आइए जानते हैं राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज से।
त्रेता युग की बात है, जिस समय दैत्यों ने हमारे देवताओं की राजधानी इंद्रपुरी पर अपना शासन कर लिया था। समस्त देवताओं को बंदी बना लिया था। नारद जी महाराज, इंद्र, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी शेष बचे थे और समस्त जो देवता शेष बचे थे भोलेनाथ की शरण में गए थे। अपना दुख जब भोलेनाथ को बताया तो नारद जी के आग्रह पर भोलेनाथ ने ये प्रदान किया इंद्र को, देवताओं के राजा इंद्र को। इंद्र ने इसको धारण किया और जैसे ही धारण किया तो इससे उनको राज की प्राप्ति हुई। दैत्यों से, दुश्मनों से उनको जीत प्राप्त हुई। इसमें माणिक, गोमेद, 3 मुखी रुद्राक्ष एवं अष्ट धातु का संयोग है। माणिक जो केतु और मंगल की शांति के लिए, चांडाल दोष, मांगलिक दोष के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। गोमेद जो राहु की शांति एवं काल सर्प दोष की शांति के लिए परम हितकारी है। 3 मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव जी की कृपा दृष्टि पाने में अत्यंत सहायक है। और अष्ट धातु समस्त ग्रहों में शांति बनाए रखने के लिए अत्यंत उपयोगी है। इस सब को बांधा गया है मंत्र विज्ञान से। राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज ने अपने जीवन का समस्त अनुभव और मंत्रों का ज्ञान इसमें निचोड़ दिया है। आज ही धारण कीजिए इंद्र कवच। जो इस इंद्र कवच को धारण करेगा, जो कि राष्ट्रीय संत राधे राधे जी बाबूजी के द्वारा ये निर्मित है, स्थापित है और हम सभी संतों के द्वारा ये प्रमाणित है, अतः जो भी इसको धारण करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। इसके साथ ही आपको बुरी नजर और बुरे प्रभावों से बचाने वाला काले घोड़े की नाल का छल्ला और श्री लक्ष्मी गणेश यंत्र दिया जा रहा है। यानी ये दोनों आपको मिल रहे हैं इंद्र कवच के साथ पूजनीय श्री राधे राधे बाबूजी महाराज के आशीर्वाद स्वरूप बिल्कुल निशुल्क। हमारा पता है श्री बरका धाम ट्रस्ट, 100 फुट रोड, श्याम कॉलोनी, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा। संपर्क करें 9582719025। इंद्र कवच को गले लगाएं, सब कष्टों को दूर भगाएं। नाग पंचमी के पावन अवसर पर राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज द्वारा काल सर्प दोष व चांडाल दोष निवारण हेतु सर्व कष्ट निवारण महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। 10 व 11 अगस्त आश्रम बल्लभगढ़, 12 अगस्त हरिद्वार, 13 अगस्त चंडीगढ़, 15 अगस्त मुंबई। इस अवसर पर आपको आशीर्वाद स्वरूप मिलेंगे इंद्र कवच, काले घोड़े की नाल का छल्ला, मंत्रों की सूची, लक्ष्मी गणेश यंत्र व 1.25 करोड़ मंत्रों से अभिमंत्रित शिवलिंग बिल्कुल मुफ्त। संपर्क करें 9582719025, 9582719026, 95827190027 and 95827190028। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मंत्र विज्ञान में फिर आपका स्वागत है। मंत्र साक्षात ईश्वर का स्वरूप है, आनंद की प्राप्ति कराता है, जीवन को सुखद कल्याणकारी बनाता है। दर्शकों की कॉल लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी। जी बोलिए। हाँ जी, हमने सीमा के बारे में पूछ ली। हाँ बताइए। हाँ जी, इसकी कुंडली दिखानी है कि 95 वो क्या, डेट ऑफ बर्थ क्या है? 24 जुलाई जी 24 जुलाई 1993। पहले टीवी की आवाज बंद करिए। अच्छा जी। 1993। हाँ जी। समय बताइए। कितने बजे हुई थी बेटी आपकी? हेलो पंडित जी, राधे राधे। राधे राधे जी। हाँ, समय है 11:30 बजे सुबह। सुबह 11:30 बजे। कहाँ का जन्म है? सुबह 11:30 बजे। कहाँ का जन्म है आपका? मेरा जन्म है राजस्थान का। जिला बताएंगे? डिस्ट्रिक्ट? हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट रामगढ़, झुंझुनू। क्या पूछना बताइए आपको? पंडित जी, मुझे ये पूछना है कि मेरी भी शादी का योग आया है, तो मुझे कर लेनी चाहिए और मेरी पढ़ाई के बारे में भी बताना है। देखिए, आपकी पढ़ाई में थोड़ा ग्रहण दोष लगा हुआ है, आप मंगलिक भी हैं और पूर्ण रूप से काल सर्प दोष भी है, पता होगी आपको? हाँ, मुझे तो पता है। तो जी
हेलो। हाँ जी। हाँ बोलिए, मुझे बताइए आप। हाँ, मेरे मांगलिक दोष है। मांगलिक दोष है, पूर्ण रूप से आप मांगलिक हैं, पूर्ण रूप से आपका कालसर्प दोष है, पूर्ण रूप से आपका ग्रहण दोष लगा हुआ है। क्या कर रही है, पढ़ाई चल रही है आपकी? हाँ पंडित जी, मेरे लिए ना एक और रिश्ता आया था, तो वो भी वो बोल रहे मांगलिक है, लेकिन ना हमने मिलवाया था। तो आप एक बार मेरे को बता दो लड़के का डेट ऑफ और मेरा दोनों को मिला के। हाँ हाँ, लड़के का बताइए। लड़के का नाम है विजेंदर और उनका बर्थडे है 24 मई। कितने? 24 मई 24 मई 1990। समय बताइए। समय है 1:15 बजे रात को। 1:15 रात्रि। हाँ जी। कहाँ का जन्म है? उनका जन्म है राजस्थान, झुंझुनू। झुंझुनू राजस्थान। अभी बताता हूँ आपके इनके साथ ये योग कितने बनते हैं। कितने बहन भाई हैं आप? हम 4 भाई बहन है पंडित जी। अच्छा अच्छा, देखिए इनके साथ तो थोड़ा कम ही बन रहा है लड़का, ये मंगलिक भी नहीं है और वैसे भी 12 गुण मिल रहे हैं। 17.5 गुण तो कम से कम मिलने चाहिए कुंडली के अनुसार, तो थोड़ा कम ही मैच हो रहा है। हेलो। हाँ, अभी थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। अभी तो 2014 में अगस्त के बाद आपके शादी के योग खुलेंगे। अभी थोड़ी रुकावट के भी योग हैं। इस समय आपकी दशा भी अच्छी नहीं चली हुई है और पढ़ाई में भी थोड़ी अड़चन के पैदा योग हो रहे हैं। तो उसके लिए आप एक मंत्र का जाप किया करें। ओम क्लीं केशवाय नमः, ओम क्लीं केशवाय, ओम क्लीं केशवाय नमः मंत्र का जाप करेंगे। दर्शकों, विशेष महायज्ञों का आयोजन काल सर्प दोष निवारण के लिए 10 और 11 अगस्त को हमारे आश्रम पर किया जा रहा है। विशेषकर महायज्ञ हमारे आश्रम पर चला हुआ गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर, यानी बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार में आपकी सेवा में आश्रम में हूँ। कैसे भी कष्ट, कैसे दुखों के लिए महायज्ञ चल रहे हैं। यज्ञों में सम्मिलित होकर पुण्य के भागी बन सकते हैं। हमें दीजिए इजाजत। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। नाग पंचमी के पावन अवसर पर राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज द्वारा काल सर्प दोष व चांडाल दोष निवारण हेतु सर्व कष्ट निवारण महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। 10 व 11 अगस्त आश्रम बल्लभगढ़, 12 अगस्त हरिद्वार, 13 अगस्त चंडीगढ़, 15 अगस्त मुंबई। इस अवसर पर आपको आशीर्वाद स्वरूप मिलेंगे इंद्र कवच, काले घोड़े की नाल का छल्ला, मंत्रों की सूची, लक्ष्मी गणेश यंत्र व 1.25 करोड़ मंत्रों से अभिमंत्रित शिवलिंग, बिल्कुल मुफ्त। संपर्क करें 9582719025, 9582719026, 95827190027 and 95827190028. सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। जिस गली में मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है। जिंदगी का हीरो है वो तुझ पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। राजनीति में खासतौर से ये बात को लेकर के काफी मुश्किलें आती, काफी लोगों को दिक्कत होती है। आपको क्या कभी दिक्कत हुई कि आप ईमानदार नेता हैं?
देश की राजनीति जिस तरह से चल रही है उसमें किसी भी राजनीतिक के लिए पूर्ण रूप से ईमानदार रहना बहुत खासतौर से जब हम बिहार की हम बात करते हैं और एनसीपी, एक बड़ा असमंजस है इस दोनों चीजों में, क्योंकि खासतौर से आमतौर से मीडिया में खबरें आती हैं कि महाराष्ट्र में बिहार के लोगों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता है। कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो खासतौर पर उत्तर भारतीय और बिहारियों के खिलाफ लगातार आंदोलन चलाते रहते हैं और एक घृणा पैदा करते हैं, या यूँ समझिए कि उनके खिलाफ एक माहौल बनाने का प्रयास। देखिए खास बात केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री तारिक अनवर के साथ रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ, आप देख रहे हैं प्राइमेट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली में 5 साल पहले हुए चर्चित बटला एनकाउंटर मामले में फैसला आ गया है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने कहा कि एनकाउंटर फर्जी नहीं था। इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले में गिरफ्तार इकलौते संदिग्ध आतंकी शहजाद उर्फ पप्पू को इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा की हत्या का दोषी माना है। अब सोमवार को सजा पर बहस होगी। बटला हाउस एनकाउंटर में आए इस फैसले के बाद फिर से इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इंदौर में कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूं जो मैंने दिया था। मैंने न्याय की जांच की मांग की थी जो नहीं हुई। दिन 19 सितंबर 2008, जगह जामिया नगर। ये वो साल और वो जगह थी जिसे लेकर पूरे हिंदुस्तान में सियासत जोरों पर हुई। इसी दिन बटला हाउस के मकान नंबर L18 में हुए एनकाउंटर, जिसमें शहीद इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा की अगुवाई में दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर में आतिफ और साजिद नाम के 2 आतंकियों को मार गिराया। इस एनकाउंटर में इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा भी शहीद हो गए थे। इस एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस ने एक सैफ नाम के आतंकी को गिरफ्तार भी किया था, जबकि शहजाद और आरिफ वहां से भागने में कामयाब हो गए थे। हालांकि पुलिस ने शहजाद को कुछ महीनों बाद गिरफ्तार कर लिया था, जिसे आज दिल्ली साकेत कोर्ट ने आईपीसी की धारा 302, 307, 186 और 120B के तहत दोषी करार दे दिया। बटला हाउस एनकाउंटर में शहजाद को कोर्ट ने तो दोषी करार दे दिया, लेकिन इस एनकाउंटर को लेकर भारतीय राजनीति में खूब बवाल हुआ। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने तो इस एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए इसकी जांच की मांग भी कर दी थी। दहशतगर्दी में एनकाउंटर होता है तो यहाँ गोली लगना नामुमकिन है, जिसके बारे में हमने कल एक कहा था कि इसकी जांच होनी चाहिए। भले ही कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया हो, फिर भी दिग्विजय सिंह अभी भी अपने बयान पर अडिग हैं। उस पर मैं आज भी कायम हूं कि जो हालात मेरे को बताए गए थे उस बयान पर मैं आज भी कायम हूं, लेकिन जुडिशियल इंक्वायरी नहीं हुई, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट आ गया है। अब जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट में अग्रीड पार्टी जो भी निर्णय लेना चाहे ले। मैं किसी से माफी नहीं मांगता और बीजेपी से तो इस जीवन में तो नहीं मांगूंगा कभी भी। जहां दिग्विजय अभी भी अपने बयान पर अड़े हुए थे, तो वहीं साकेत कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये साफ हो गया है कि ये एनकाउंटर सही था और अब दिग्विजय सिंह को माफी मांगनी चाहिए। साकेत कोर्ट के फैसले के बाद एमएस बिट्टा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो इस फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने कुछ सवाल भी उठाए। जहां हाई कोर्ट की तरफ से, लोअर कोर्ट की तरफ से, हर तरफ से हमें पूरी उम्मीद है कि फैसला जो है वो बिल्कुल सही आएगा, आतंकवादियों के खिलाफ आएगा। पर अभी देखना है जिस तरीके से कई पॉलिटिकल पार्टियों के सीनियर लीडर इस बाटला हाउस एनकाउंटर को एक फर्जी एनकाउंटर कहते रहे, हुकूमत में भी हैं, हुकूमत से बाहर भी हैं और सपोर्ट भी करते हैं सरकार को। क्या कहीं केस को कमजोर तो नहीं, अंदर से खोखला तो नहीं किया गया?
साकेत कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस नेता रशीद अलवी ने कहा कि वो कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, तो वहीं इस मौके पर बीजेपी पर आरोप लगाना वो नहीं भूले। देखिए, अदालत का फैसला है और अदालत के फैसले की इज्जत सब करते हैं, सबको करनी चाहिए। अगर किसी के दिलो दिमाग के अंदर कोई शुबा रहा है वो भी दूर हो जाएगा, और अगर कोई समझता है कि ये फैसला सही नहीं है तो हाईकोर्ट के दरवाजे खुले, हाईकोर्ट जाया जा सकता है। बीजेपी तो सिर्फ राजनीति करती है, ऐसे मौकों की तलाश में रहती है। भले ही शहजाद का परिवार उसे गुनहगार मानने को तैयार नहीं है और हाईकोर्ट में जाने की बात कह रहा है, लेकिन 5 साल पहले हुए इस एनकाउंटर में साकेत कोर्ट ने शहजाद को दोषी करार देते हुए शहीद इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की शहादत को सही साबित कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा की शुरुआत हम करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सत्या बहन जी हैं, पूर्व सांसद भी आप रह चुकी हैं। इसके अलावा हमारे साथ एपी सिंह साहब हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, काफी गहराई से इन मसलों के ऊपर उनकी राय भी रहती है। इसके अलावा हमारे साथ अफरोज साहिल साहब हैं, आप पत्रकार भी हैं, साथ में आरटीआई के जरिए इस मसले के ऊपर काफी कुछ उन्होंने जानने की कोशिश भी की, कई सारे सवाल भी उन्होंने उठाए। इसके साथ ही जेआर शरण साहब हमारे साथ हैं, एक्टिविस्ट भी हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार, और श्याम जाजू जी हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी के साथ में। सबसे पहले सत्या बहन जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, ये दिग्विजय सिंह के जो बयान आते हैं, ये कौन सी खुद की एक वो एजेंसी खोल के लगता है दिग्विजय सिंह बैठे हैं जहां वो इस बात को मानने को ही तैयार नहीं होते? इतना एक घटना हुई, कोर्ट ने अभी कहा 2-3 घंटे हुए भी नहीं है और तुरंत उन्होंने रिएक्शन दे दिया। क्या आपको लगता नहीं है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है? देखिए, ऐसा है कि कोर्ट का तो सभी को सम्मान करना चाहिए जी। कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है, और ये तो एक ऐसी घटना थी, दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, जिसमें हमारा एक बहुत ही बहादुर और डेडिकेटेड जो पुलिस अधिकारी था वो भी मारा गया। लेकिन जहां तक दिग्विजय सिंह जी का सवाल है कि दिग्विजय सिंह जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, अभी मैंने उनकी बात सुनी थी, उन्होंने कहा कि मैंने जो कहा था वो हमें बताया गया था, वो हमने कहा था जी। और क्या नाम, अगर इसके बाद में ये तो नहीं, कांग्रेस ने तो कभी अपना वो नहीं कहा कि भाई ये बयान कांग्रेस का है या कांग्रेस की। दिग्विजय सिंह तो कांग्रेस के ही हैं। नहीं, वो ठीक है, व्यक्तिगत राय हो सकती है। देखिए ठीक है, वो कांग्रेस के महासचिव हैं, एक सीनियर कांग्रेसी है, नेता है, लेकिन अपना उन्होंने जो कुछ सुना होगा उसके ऊपर उन्होंने पर क्या इस वक्त आपको नहीं लगता ये बड़ी बचकानी बात हुई? देखिए, मैं इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहती, इसका अपना व्यू है, अपने दिया होगा। नहीं, पर पार्टी, उन्होंने ये तक नहीं कहा कि ये व्यक्तिगत राय, उन्होंने पार्टी लाइन पे अपना बयान दिया। नहीं, पार्टी लाइन पे नहीं दिया, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि व्यक्तिगत राय है। वो एक पार्टी के एक जिम्मेदार व्यक्ति है, तो आप लोग तो क्या आपको नहीं लगता जिम्मेदारी निभानी चाहिए? कोई भी व्यक्ति है तो उनको पार्टी से लगा सकता है, लेकिन हर जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति जो भी बात कहे वो पार्टी की लाइन ही हो। अब उन्होंने जो कुछ कहा उससे अगर वो ये ना कहे कि उसकी लाइन नहीं है, व्यक्तिगत राय है, तो कई बार उन्होंने पार्टी के लोगों ने कहा है कि हाँ, कांग्रेस की तरफ से कि ये वही जवाब दे सकते हैं, उन्होंने कहा है, लेकिन हमारी पार्टी की लाइन नहीं है ये। नहीं, पर इस वक्त जब इतना संजीदा मुद्दा चल रहा है, इस पे इतने 5 साल से राजनीति हो चुकी है, इसके ऊपर सलमान खुर्शीद एक बार कह चुके थे, अपने बयान से पलट गए, उन्होंने कहा कि रो पड़ी थी सोनिया गांधी, अगली दिन उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो भावुक हुई थी। इसके ऊपर खुद इस बात का भी पटाक्षेप दिग्विजय सिंह कर चुके हैं। पर क्या इस वक्त आकर के राजनीति की रोटियां सेकनी जरूरी है? क्या ये कहना जरूरी है? आपको नहीं लगता कि ये गैर जिम्मेदाराना बयान है? आप कांग्रेस में इतने साल से रही हैं, मैं खुद आपसे जानना चाहूंगा, आप दर्शक भी आपको देख रहे हैं, उनको नहीं लगता? पहली बात तो क्या इंप्रेशन जा रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि कोर्ट का फैसला जब आ चुका है तो माननीय कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए इस बात का विश्लेषण या पोस्टमार्टम नहीं करना चाहिए। इस बात की चर्चा दिग्विजय सिंह को क्या ये कहना था मैडम? चैनलों पे देखिए, जब जबरदस्ती कहलवाते हैं, जब पीछे पड़ते हैं, तो फिर उन्होंने जो कुछ कहा, अभी उन्होंने ये कहा कि जो हर विषय पर उनका बयान आ गया, उन्होंने ये कहा था कि जो बताया गया वो मैंने बताया था। ठीक है, चलिए, इसके आप भले इसे व्यक्तिगत बयान माने, पर चूंकि एक बात ऑफ रिकॉर्ड भी होती है, ऑफ रिकॉर्ड नहीं, पत्रकारों के सामने उन्होंने ये बात बोली है आकर के। सर, सबसे एपी सिंह साहब, आप मुझे बताइए, ये जो बयान दिया गया है दिग्विजय सिंह का, कानून को आप जानते हैं, क्या कानून की नजर में ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है? नहीं, और नहीं है तो कैसे नहीं है? उनकी नजर में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है, क्योंकि ये बयान वो जब इस प्रोसीडिंग से पहले भी दे चुके थे, जब और अब ये कहना कि नहीं, न्याय की उन्होंने मांग की थी, लेकिन उस समय भी उनका ये बयान सोचा समझा था, एक साजिश के तहत था, आज भी वो सोचा समझा उनका बयान है।
मुस्लिम तुष्टीकरण की जो नीति चलती है उसके साथ एक समझौता करना, उसमें एक मुखिया बना के रखना ऐसे व्यक्ति को, इस तरह से सभी राजनीतिक पार्टियां ऐसा बना के मोहरा रखती हैं जो लोगों को कहीं कुछ गलत होगा तो उसको संतुष्ट करने का उनका यही इरादा है कि अगर कहीं न कहीं मुस्लिम मतदाता इससे होंगे कि हमारे व्यक्ति को आतंकवादी बना के दोषी घोषित कर दिया है और हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा, तो उनके लिए दिग्विजय सिंह जी ढाल की तरह खड़े हैं और वो कह रहे नहीं हम तुम्हारे साथ हैं, देखो हमारी कांग्रेस पार्टी स्वागत करे, कोर्टें कुछ भी करें, अदालतें कुछ भी करें, आपको अगर लगता है कि कहीं ना कहीं आप में ग्रीवेंसेस हैं तो हम आपके साथ हैं, हम न्याय की मांग तो कर ही रहे हैं। मैं दिग्विजय सिंह जी से पूछना चाहता हूं, आप सत्ता में थे, आपके इशारे पर कांग्रेस चल रही है तो आप उसमें जुडिशियल इंक्वायरी करा सकते थे, आप और अच्छी इंक्वायरी करा सकते थे, आप सच्चाई को ला सकते थे। अगर कहीं गड़बड़ थी तो आप उसे ज्यादा सच्चाई ला सकते थे, उजागर कर सकते थे, लेकिन कहीं कुछ उन्होंने ऐसा नहीं किया। कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका है, उसको मानना अब नहीं उन्हें अच्छा लग रहा है, तो मुझे लगता है उन्हें जाकर आतंकवादियों के साथ मिलकर ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाकर उनकी पैरवी करना चाहिए और उनकी तरफ से खड़े होकर उनकी तरफ से वकालत करना चाहिए और जमानती बनकर उन्हें रिलीज कराना चाहिए। शरण साहब, लगातार आप, मुझे याद है कि प्रोग्राम में आप तब भी थे जब दिग्विजय सिंह का बयान आया था तमाम तरह की बातों को लेकर के, अब इस वक्त ये बयान देना और इसे कांग्रेस व्यक्तिगत कहे, ये कैसा मान लिया जाए? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस ही नहीं, ये एंटायर पॉलिटिकल क्लास जो इस देश का है जी, वो आम आदमी को गुमराह करके जी अपनी रोटी सेकना चाहता है जी, और शायद इसी में कामयाब हो रहे हैं दिग्विजय सिंह जी। और इसमें केवल हम दिग्विजय सिंह को ले रहे हैं, उन्होंने क्योंकि तुरंत रिएक्शन दिया है, बिल्कुल, नहीं तो बाटला हाउस पे आप अमर सिंह जी को भी भूल नहीं सकते, आप बीएसपी के भी लोगों को भूल नहीं सकते जी, सबों ने इस पे पॉलिटिक्स किया है। मुलायम सिंह ने भी जी एसपी, मैंने शुरू में ही कहा, अमर सिंह उस समय एसपी में ही थे जी। और यही नहीं, आप ये देखिए कि क्यों एक आप मुसलमान समुदाय या इस्लाम धर्म के प्रति ही जी क्यों इतना ये होता है। हिंदू धर्म इस देश में ज्यादातर लोग हिंदू हैं, तो एक बड़े भाई के रोल में भी अगर देखा जाए तो आप उनको संरक्षण देंगे जी, लेकिन ऐसा संरक्षण है कि कोई गलती एकदम गलती पे गलती करता जाए जी, और आप उसको धर्म से जोड़ लें जी। मुझे नहीं लगता कि ईसाई या इस्लाम धर्म में कहीं भी लिखा हुआ है कि इस तरह का आतंकवाद सही है। वायलेंस हर जगह कंडेमेबल है, हर रिलीजन में कंडेमेबल है, ठीक है। तो जब वो रिलीजन ही उसको नहीं मानता तो दिग्विजय सिंह जैसे बड़े पोलेपन जो लोग हैं और जिनको कांग्रेस हाईकमांड सोनिया गांधी और राहुल गांधी का उनके हाथ या उन पे वर्चस्व है, ऐसे लोग कुछ भी बोल दें, ये हमारे देश के लिए खराब है और जनता को इनकी बातों से में नहीं आना चाहिए। ठीक है। अफरोज साहब, सबसे पहले तो आप, चूंकि हम आपसे इस पे बात करेंगे कि आरटीआई के जरिए क्या कुछ जानकारी आप तक आई, पर पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जब बयान आया है ये कितना आपको चौंकाता है? क्या आपको लगता है कि ये सही परिप्रेक्ष्य में और सही माहौल में दिया बयान है? देखिए, अभी हमारे साथी ने कहा कि कोई भी धर्म जो है वो इस्लाम हो या कोई भी हिंदू धर्म हो, वो आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देता है जी। हर जगह जो है वो आतंकवाद को मनाही की गई है, ये बात बिल्कुल सच है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैंने एक एक्टिविस्ट की हैसियत से, एक जर्नलिस्ट की हैसियत से मैं शुरू से देख रहा हूँ, एक युवा, देश के एक आम युवा की हैसियत से, एक शहरी की हैसियत से मैं देख रहा हूँ कि इस इशू पे लगातार पॉलिटिक्स हुई है जी। अगर दिग्विजय सिंह को लगता है या जो भी उनके पास फैक्ट्स हैं, हालांकि वो वहां खुद आजमगढ़ गए हैं, उन्होंने उस आधार पे बयान किया है, और सबसे बड़ी बात है कि हमने उनको बढ़ावा हमने खुद दिया है जी। ये मीडिया, हम आज बैठे हुए हैं बटला उस इशू पे, लेकिन हमारी पूरी शुरुआत जो है वो बातों की नहीं, चूंकि वरिष्ठ नेता है, ये मुझे बड़ा अचंभित करता है कि हम उनको इतना स्पेस दे क्यों रहे हैं। नहीं, वरिष्ठ नेता है, उनकी बात कांग्रेस की बात मानी जाती है, कैसे दरकिनार कर दिया जाए? हमें जो है उस फैक्ट्स पे बात करनी चाहिए, हमें जो तथ्य है बटला हाउस इनकाउंटर के मामले में, पर क्या आपको लगता है ये इस तरह से उनका बयान देना भी क्या सवाल नहीं खड़े करता? आप किस पॉलिटिकल क्लास की ओर हम बढ़ रहे हैं? लोग देखते हैं उनकी ओर, जब वो राघोगढ़ जाते हैं या अपने क्षेत्र के अंदर जाते हैं, हजारों लोग उन्हें घेर के खड़े हो जाते हैं, तब अगर जाके वो इस तरह की बातें वहां पर करेंगे तो क्या ये किसी को मोटिवेट करने के लायक नहीं होगा? देखिए, जुडिशियल इंक्वायरी की डिमांड जो है वो आज से नहीं, उसी 19 सितंबर 2008 से चल रही है। अब उनको लगा कि मुस्लिम सेंटिमेंट
को अगर हम ये बात क्या वो करेंगे मौका तो परस्ती उनको है कि फायदा मैं होगा, सबसे पहले तो बोल ये दूं, कोई मौका बोले उससे परस्ती का पहले। उनका फायदा भी है। चलिए ठीक है, छोटा सा ब्रेक यहां पर मैं लूंगा और जैसा आपने कहा कि इस तथ्यों के ऊपर बात है, तथ्यों के ऊपर भी हम बात करेंगे इस पूरे विषय के ऊपर। तो चूंकि सबसे पहला रिएक्शन दिग्विजय सिंह की ओर से आया, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि इस जन्म में तो मैं बीजेपी से तो माफी नहीं मांग सकता, ये तक वो कह गए। और साथ में उन्होंने कहा कि मैं अपने बयान के ऊपर कायम हूं, मतलब जो बात उन्होंने फर्जी होने वाली कही थी उस पर वो कायम है कोर्ट के फैसले के आने के बाद भी। छोटा सा ब्रेक यहां पर हम लेंगे, ब्रेक के बाद चर्चा हमारी लगातार जारी है। उस बयान पर मैं आज भी कायम हूं, लेकिन जुडिशियल इंक्वायरी नहीं हुई। दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा वो बिल्कुल गलत था। एक कड़वा सच जो हमने दिखाया। बेंच जोड़ करके हम लोग उन्हें कैदी की तरह बैठा करके अंदर में और तब पढ़ाते हैं। एक सच्चाई जो सबके सामने आई। लगा रहता है कि कहीं हमारे सर पे ना गिर जाए, यही डर लगा रहता है। हम लोग तो लगता है यहाँ कैदी बन के यहाँ रहते हैं, इससे अच्छा तो होता हमें जेल में रख दिया जाता है। चैनल 1 की खबर का असर, जाग गया प्रशासन। वो आपने दिखाया था वो आने पर बिल्कुल सही मालूम हुआ। मजबूत इरादे बढ़ते कदम के साथ चैनल 1 है हमेशा आपके साथ। खत्म हुई +2, इसके बाद करियर की चिंता। मेवाड़ यूनिवर्सिटी और चैनल 1 न्यूज लाया है एक सुनहरा अवसर, पढ़ाई के साथ साथ प्रोफेशनल ट्रेनिंग। हम देते हैं मीडिया इंस्टीट्यूट से बेहतर फील्ड, स्टूडियो और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1 और हम लाए हैं स्पेशलाइज्ड कोर्स जिसमें बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, मास्टर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन रिसर्च इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, PhD इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। लगातार पत्रकारों की मांग को चैनल नंबर 1 न सिर्फ समझता है बल्कि उस सपने को हकीकत में बदलने का जज्बा भी रखता है। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल 1 रखता है अपनी पैनी नजर। खाना, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, दवाइयाँ, और ये डॉट्स कहाँ गई? तू तो ऐसे तैयारी कर रही है जैसे महके जाना हो। और जब बाढ़ या तूफान के वक्त घर छोड़ने की नौबत आई तो क्या होगा? ये है जरूरी कागजात, मैंने भी पूरी तैयारी कर ली है। किसी भी आपदा के लिए रोजमर्रा की जरूरत का सामान तैयार रखें, जैसे सूखा खाना, कपड़े, पीने का साफ पानी, जरूरी दवाइयाँ और जरूरी कागजात। किसी भी आपदा के समय अपनी तैयारी ही काम आती है। पहले से तैयारी में है समझदारी। आपके हित में तत्पर NDMA। उस बयान पर मैं आज भी कायम हूं, लेकिन जुडिशियल इंक्वायरी नहीं हुई। दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा वो बिल्कुल गलत था। चर्चा की शुरुआत हम करते हैं। लगातार हम बात कर रहे हैं एनकाउंटर के विषय के ऊपर कि कैसी सियासत उसके आसपास चल रही है और उसको लेकर के क्या कुछ आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। श्याम जाजू साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता हैं। जाजू साहब, कैसे आप देखते हैं इस पूरे मुद्दे को? दिग्विजय सिंह के बयान पे पहले हम बात कर लेते हैं, फिर तथ्यों पे बात करेंगे। क्या आपको लगता है व्यक्तिगत टिप्पणी है? हालांकि आप मानेंगे नहीं, पर क्या कहेंगे इस पे? दिग्विजय सिंह
कांग्रेस के वरिष्ठ महामंत्री है जी, एक राज्य के एक मुख्यमंत्री रहे हैं जी, इतने सीनियर आदमी ने इतना इररिस्पॉन्सिबल बयान देना और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उसको व्यक्तिगत कहना अपने आप में हास्यास्पद बात है, क्योंकि इस देश में न्याय व्यवस्था का सम्मान होना चाहिए, कानून की व्यवस्था का संवाद होना चाहिए। यह संविधान के आधार पर चलने वाला देश है और वो न्याय व्यवस्था की प्रक्रिया शुरू होने के बाद इस प्रकार के बयान देकर न्याय व्यवस्था को भी प्रभावित करने का काम इस प्रकार के रूलिंग पार्टी के लोग करते हैं। ये बड़ी शर्मनाक बात है। ठीक है। और इससे केवल उनकी राजनीतिक बात तो अलग बात हुई, इससे देशभक्तों का मॉरल खत्म हो रहा है। पुलिस अफसर, एफिशिएंट अफसर, जवान, सुरक्षा बल, इनका मॉरल कम हो रहा है। इसका भी दूरगामी परिणाम जादू साहब, साध्वी प्रज्ञा मामले में क्या हुआ ये भी सब जानते हैं। आप लोग भी पीछे नहीं हटते राजनीति करने से, आप लोग भी मौका देके कभी राजनीति कर ही देते हैं, इसलिए कांग्रेस को अकेला दोषी ठहराना सही नहीं होगा। यहाँ पर आपको नहीं लगता आपको भी आपकी गिरेबान में झांकना चाहिए एक बार? व्यवस्था में कभी हस्तक्षेप नहीं करते, उसके बारे में कभी बयान नहीं देते। अगर ये एनकाउंटर फेक था, ये दिग्विजय सिंह का माना, तो वो मोहनचंद शर्मा जी को अशोक चक्र क्यों दिया आपने? फेक एनकाउंटर करने का अशोक चक्र। ठीक है, आपके सवाल का जवाब सत्या बहन जी दे रही हैं, हमारे साथ जुड़ी हैं कांग्रेस के नेता। जाजू जी, अभी आपने कानून व्यवस्था का सवाल उठाया है कि बहुत अच्छी बात है, कानून व्यवस्था पर आप कायम रहिए, लेकिन आप एक तरफ तो कांग्रेस के ऊपर हमले करते हैं कानून व्यवस्था का, संविधान का नाम लेके, दूसरी तरफ आप एक ऐसे व्यक्ति को महिमामंडित करते हैं जो बहुत सारे हीनियस क्राइम या अपराध, हत्या अपराध जैसे अपराधियों का अगर वो दोषी और जमानत पर आया हो। सुनिए मेरी बात पहले पूरी हो जाने दीजिए, पहले मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। अगर वो गुनहगार है तो उनको फांसी दो। अरे भाई रोका है आपको कानून व्यवस्था? हम भी जादू साहब सुन लीजिए ना, सुनिए सर, अमित शाह जैसे व्यक्ति को जो जमानत पर है उसको इतना महिमामंडित करते हैं और उसको यहाँ पर उत्तर प्रदेश को ऐसा चरागाह समझ के उसको यहाँ पर प्रभारी बनाते हैं। ये भूल जाइए, उत्तर प्रदेश में कुछ भी होने वाला नहीं है, उनकी आपकी ये चाल चलने वाला नहीं है। हमारे पार्टी में किसको क्या काम देना ये हम देख लेंगे। नहीं वो ठीक है देखें, कांग्रेस, लेकिन फिर आप सवाल नहीं उठा सकते। उन पर गुनाह साबित नहीं होता तब तक हम उसको गुनहगार नहीं मानेंगे, और वो इस प्रकार के एनकाउंटर के गुनहगार नहीं है। तो देखिए, दिग्विजय सिंह पर इस तरह का कोई आरोप नहीं लगा, केवल बयान के ऊपर आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं जो गलत है, बिल्कुल टोटली गलत है। दिग्विजय सिंह के ऊपर कोई आपराधिक मामला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उनके बयान के ऊपर आपके यहाँ तो जमानत पाए हुए लोग हैं जिनको महिमामंडन कर रहे हैं। आरोप अगर सही है तो अशोक चक्र क्यों दिया आपने? मोहनचंद शर्मा को अशोक चक्र इसी सरकार ने दिया है। हम उनका सम्मान करते हैं, उनका सम्मान करके एक बहादुर व्यक्ति भी करेंगे और एनकाउंटर किया ये भी बात करेंगे। देखिए इस तरह से आप इसको अलग सर, ये बात है कि आप राजनीति नहीं कर रहे कि अशोक चक्र क्यों दिया? इसका कोई औचित्य थोड़ी है कि अशोक चक्र की बात आप यहाँ चंद्रमा, स्वर्गीय आत्मा है, एक अच्छे अधिकारी थे, मौके पे पहुंचे हैं, कतराए नहीं, उनका पुराना रिकॉर्ड भी अच्छा था, अपने यही नहीं पुराना रिकॉर्ड भी अच्छा था उनका, तो उनको अशोक चक्र तो मिलना चाहिए। एफिशिएंट अधिकारी के शहादत पर जी, इतने एफिशिएंट अधिकारी के शहादत पर कांग्रेस वाले राजनीति कर रहे, आज भी कह रहे कि इनको अपील करने का अधिकार है। सर आप भी तो कह रहे हैं अशोक चक्र क्यों दिया? समर्थन करके आप ये कांग्रेस वालों को समझना चाहिए ना, जिनको आपने कार्य क्षमता के बारे में अशोक चक्र दिया, उसका एनकाउंटर फेंक ये बोल रहे हैं आप, उसकी शहादत का मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए हर चीज का आप राजनीति करते हैं, परिवार वालों आप राजनीतिकरण करते हैं और आपका टारगेट 2014 पर जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की तरफ आप हर बस बार के हर ठीक है, जो गलत है एक बात बताइए, ये नहीं होंगे। ये कौन सी जुडिशियल इंक्वायरी की बात कर रहे हैं दिग्विजय साहब? हमें तो ये पहले जरा बताएं कि कह रहे हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी नहीं हुई, तो ये कैसी इंक्वायरी दिग्विजय सिंह को चाहिए जिससे वो संतुष्ट हो? मुझसे पूछे जी, मैं आप से पूछ। देखिए ऐसा है कि दिग्विजय सिंह जी ने क्या कहा, कौन सी इंक्वायरी चाहते हैं, इसका जवाब तो वही कह रहे जुडिशियल, उन्होंने कहा है, मैं इस बात का जवाब नहीं दे सकती क्योंकि मुझे नहीं पता है उन्होंने किस उससे कहा। उन्होंने अभी इतना जरूर कहा था कि उन्होंने सुनिए, उन्होंने ये कहा था जैसा मुझे बताया, वो आजमगढ़ गए, आजमगढ़ के लोगों ने जिस तरह से उनको फीडबैक किया उन्होंने उसका उसमें प्रतिक्रिया दे दी। चलिए ठीक है, मुद्दे पर आते हैं, अब इसके बाद हम जरा बात करेंगे। क्या अफरोज साहब जरा बताइए, आपने आरटीआई के तहत तमाम जानकारियां बटोरी, क्या कुछ आपने पाया उसके अंदर ऐसा जिसको लेकर के आपको बहुत सारी चीजें मिली होंगी, सरकार के लिए भी सरकार के खिलाफ भी, क्या मिली?
देखिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। सबसे अहम जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जी, चाहे वो आतिफ की हो या वो साजिद की हो या वो एमसी शर्मा की खुद हो जी। मैं ये कहता हूं कि आप जो है आतिफ और साजिद को फिलहाल भूल जाइए, ठीक है। हम सिर्फ एमसी शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात करेंगे, हम उनके लूफॉल्स की बात करेंगे कि किस तरह से एनएचआरसी ने अपने गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया, किस तरह से सरकार इसको जो है लगातार, यही कांग्रेस की सरकार जिसके दिग्विजय सिंह है जुडिशियल इंक्वायरी से बार बार भाग रहे हैं। जब एक पूरी कम्युनिटी, एक पूरा एक समाज का एक तबका जो अहम तबका है वो ये बार बार डिमांड कर रहा है कि इस इनकाउंटर की मजिस्ट्रेट जांच होनी चाहिए, इस इनकाउंटर की जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, क्यों नहीं हुई? मैं आपको बता दूं कि एनएचआरसी की गाइडलाइंस खुद कहती है कि इस तरह के हर मामलों में मजिस्ट्रेट जांच होनी चाहिए और उन्होंने बाकायदा इसके जांच के आदेश भी दिए, लेकिन दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर तेजन खन्ना साहब ने वो जांच रुकवा दी। जी, जब हमने आरटीआई में उनसे पूछा कि आपने जो है वो किस बिना पे ये रुकवाया है, राजनीति हो रही है। हाँ, तथ्य तो बता रहे हैं कि राजनीति हो रही है। सत्या बहन जी अभी आप नहीं मानेंगी, तो ये सारे फैक्ट जो है वो साहब बैठे हैं, उनके पास आरटीआई की सारी चीजें हैं, बिल्कुल हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं। क्या इसके ऊपर क्यों राजनीति हो रही है? क्यों आप लोग इसको इस चश्मे से देखते हैं? हमें याद है इसके पहले भी जब आरक्षण के मुद्दे के ऊपर चुनाव के पहले बयान दिया गया था दिग्विजय सिंह के द्वारा, उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन ने फटकार लगाई थी ये कहते हुए कि इस तरह के बयान आप मत दीजिए। सलमान खुर्शीद की आप बात कर लीजिए, वो कहते हैं कि रोने लगी, आंख से आंसू फूट गए, शब्द थे उनके, अगले दिन पलट गए वो। ये क्यों इस तरह की राजनीति आप लोग फिर करते हैं और फिर आप कहते हैं कि बीजेपी राजनीति कर रही है? देखिए ऐसा है, राजनीति बीजेपी तो अपना ध्रुवीकरण सांप्रदायिक आधार पर करती है, उसका निशाना ये रहता है। तो फिर आप क्या कर रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि कांग्रेस ने कभी इस तरह का ध्रुवीकरण नहीं चाहा। हर देश के हर नागरिक, किसी का धर्म का हो, जुडिशियल इंक्वायरी क्यों नहीं करवा दे रहे हैं? देखिए हर एक प्रॉब्लम क्या है इसमें? देखिए बहुत सारी घटनाएं होती है, उसमें हर एक पे जुडिशियल इंक्वायरी नहीं होती है, हर एक पे नहीं होती है। तो जिसमें जरूरत होती है उसमें हो नहीं वो सही कह रही हैं। जिसमें कांग्रेस चाहती है उसमें जुडिशियल इंक्वायरी होती है, जिसमें उन्हें चाहिए होता है किसी पर प्रेशर देना, फोर्स देना, दबाव देना, पूरा न्यायिक और प्रशासनिक तंत्र है, वो जब चाहता तब होती है। सत्या जी ब्रेक मुझे लेना, ब्रेक के बाद आप ही से मैं शुरू करूंगा। हम इसी चर्चा को ब्रेक के बाद जल्द शुरू करने वाले, छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। बयान पर मैं आज भी कायम हूं, लेकिन जुडिशियल इंक्वायरी नहीं हुई। दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा वो बिल्कुल गलत था। प्रदीप जी, कौन बीएसपी भी थी एक साल पहले और अब सपा ही है, तो जो केंद्र की योजनाएं हैं, तो आपको लगता है क्या लगता है कि कौन सी जो सरकार रही वो ज्यादा उसने बेहतर थोड़ा सा आप लोगों को सहयोग किया जमीनी स्तर? समझते हैं दोनों ही सिक्के के दो पहलू हैं, चाहे चित्त को देख लो, चाहे पट्ट को देख लो, चाहे सांपनाथ को देख लो, चाहे नागनाथ को देख लो। दोनों का मूल मंत्र सत्ता में बने रहने के लिए लोगों को जाति के आधार पर वोट कैसे हासिल किए जाएं, ये उनका पहला एजेंडा है। उत्तर प्रदेश का विकास कैसे हो, ये उनके एजेंडे में नहीं। देखिए देश की बात प्रदीप कुमार जैन केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री के साथ शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खत्म हुई +2, इसके बाद करियर की चिंता। मेवाड़ यूनिवर्सिटी और चैनल 1 न्यूज लाया है एक सुनहरा अवसर, पढ़ाई के साथ साथ प्रोफेशनल ट्रेनिंग। हम देते हैं मीडिया इंस्टीट्यूट से बेहतर फील्ड, स्टूडियो और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1 और हम लाए हैं स्पेशलाइज्ड कोर्स जिसमें बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, मास्टर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन रिसर्च इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, PhD इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। लगातार पत्रकारों की मांग को चैनल नंबर 1 न सिर्फ समझता है बल्कि उस सपने को हकीकत में बदलने का जज्बा भी रखता है। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम, हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम, हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम,
क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। मैं हूँ हुस्न की मालिका। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। बयान पर मैं आज भी कायम हूं, लेकिन जुडिशियल इंक्वायरी नहीं हुई। दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा वो बिल्कुल गलत था। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद में। एनकाउंटर पर सियासत हो रही है और एनकाउंटर को लेकर तमाम तरह के सवाल भी हैं। सबके मन में यह सवाल भी है कि आखिर सोमवार के दिन कैसे बहस होगी और क्या कुछ उसमें से निकल करके आएगा और कैसे आगे ये मामला जाता है और इसका असर राजनीतिक गलियारों पर कैसा देखने को मिलता है, क्योंकि आजकल छोटी सी भी घटना होती है तो राजनीतिक गलियारों के अंदर उसका असर देखने को मिल जाता है। ये बहुत आम सी बात हो गई है। सत्या बहन जी, अपनी बात आप रख रही थी, आप शुरू कर सकती हैं। कैसे आपको जो लगातार आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, तेजिंदर खन्ना साहब की भी अगर हम बात करें तो कैसे काम किया गया, खुद यहां पर अफरोज साहब ये बात कह रहे हैं कि आरटीआई के जरिए जानकारी मिली है कि नहीं काम हो पाया NHRC और उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन की बातें हो रही है या जो रिपोर्ट की बातें हो रही है वो पुख्ता नहीं है। कैसे कांग्रेस डिनाई कर देगी इन सब बातों को? देखिए, ऐसा है कि हमेशा कांग्रेस का एक सिद्धांत रहा है जी, और हमेशा नीति रही जो फर्जी इनकाउंटर पे बहुत ज्यादा संवेदनशील रही है जी। तो इसमें कोई इस तरह की ऐसी कोई बात नहीं तो है। बटला हाउस जो है शुरू से संदिग्ध रही है, फर्स्ट डे से जो है लोग इसके लिए आवाज उठाते हैं। देखिए, फिर मैं आपसे वही सवाल करूंगा कि क्यों फिर दिग्विजय सिंह अगर इतने संजीदा है तो बोल रहे हैं। में इतने फर्जी इनकाउंटर हुए, सोहराबुद्दीन का हुआ, गुजरात में अगर हो तो वहां सही है और दिल्ली में हो तो सही है, क्योंकि आपकी सरकार है यहाँ पे, केंद्र सरकार आपकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इनकाउंटर हुआ। कांग्रेस हमेशा फर्जी इनकाउंटर पे कहीं भी रही हो। तो इस मामले में जुडिशियल इंक्वायरी क्यों नहीं? जब खुद दिग्विजय सिंह आपके पार्टी के नेता कह रहे हैं बार बार, तो क्यों नहीं उनकी बात मान ली जाए? देखिए, हमारा एक जो है पब्लिक सेंटीमेंट जो देश की जो जनता है जो आवाज उठा रही है, तय करते हैं क्यों नहीं इससे मांग की जा रही है? इंक्वायरी होती है, किसी के कहने से थोड़ी होती है। देश के सारे एक्टिविस्ट जो है, ठीक है शरण साहब, ये आप अफरोज साहब आपके पास में होगा। शरण, आप सुन रहे हैं पूरी बातें जो भाजपा ने रोकी है क्या? जी जी, जाजू जी कुछ कह रहे हैं। इंक्वायरी कोई भाजपा ने नहीं रोकी। उपराज्यपाल आपके थे, तेजिंदर खन्ना जी आपके थे। अगर आप चाहते तो जुडिशियल इंक्वायरी भी हो सकती थी। आज भी न्यायालय का निर्णय आने के बाद ये बोलना कि जुडिशियल इंक्वायरी नहीं हुई, ये न्यायालय का अपमान कर रहे हैं दिग्विजय सिंह। और उनको देश की माफी मांगनी चाहिए कि इतने बड़े ओहदे पर रहते हुए इस प्रकार के बयान देकर न्यायालय को प्रभावित करने का काम दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद बोल रहे हैं कि 2 आतंकी को मृत्यु का वो फ्रेम देखकर सोनिया जी रोने लगी। इस प्रकार के बयान देकर आप आतंकियों का समर्थन कर रहे हैं। आप इस प्रकार की मुस्लिम तुष्टिकरण, आतंकियों का तुष्टिकरण की राजनीति क्यों ना सत्य बहन जी ये माना जाए? आप लोग कहते हैं कि तुष्टिकरण की राजनीति बीजेपी करती है, ये राजनीति नहीं है तो क्या? हर बात पे, हर मुसीबत पे, हर आपदा पर। और देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि आपदा जो अभी तो उत्तराखंड की थी, उस पर भी आपने इतनी निंदनीय, देखिए इतना निंदनीय राजनीति है। पहले कहते हैं नरेंद्र मोदी जमीन पर उतरे नहीं। मैं अभी इस पर बात कीजिए ना, क्या दिक्कत है? हम भी तो देखें कांग्रेस के अंदर नैतिकता कितनी। देखिए, आपके एक
बहुत जिम्मेदार प्रवक्ता ने कहा था, मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा था, मैंने सुन रही थी, हमारे साथ थे कि 15,000 लोगों को बचा के ले गया। अगले देखिए ठीक है सत्या बहन जी, वो चूंकि वो उस पर हम डिबेट कर सकते हैं, नहीं उस पर हम डिबेट कर चुके हैं, माफी मंगवाना चाहिए इनको। उत्तराखंड पर हम कल बात करेंगे, वो विषय ही नहीं है। देखिए मैं ये चीज में आज ये बात थोड़ी ये चीज हम भटक रहे हैं इसके ऊपर से। पार्टी के सेम वाइन, आप दोनों पॉलिटिकल पार्टी ऐसी हैं जो सेम वाइन है, बस बोतल का मार्का बदलता है, सिर्फ उसके अंदर सब कुछ एक ही है, ऊपर मार्का बदल जाता है, ये इस कंपनी के इस कंपनी, और लोगों को गुमराह करने के लिए, जनता को धोखे में रखने के लिए, देश के मतदाताओं को छलने का काम आप दोनों लोग कर रहे हैं। और जनता को ये बात समझनी चाहिए, सोचनी चाहिए, चाहे कोई भी मुद्दे हो, कहीं भी गुजरात में आप कहते हैं तो आप उन पर आरोप लगा देते हैं, दिल्ली में होता है तो आप अच्छे हो जाते हैं, इस तरह से आप लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। समय है अभी भी, आप लोग सुधरिए, मीडिया बहुत तेज हो चुकी है, आपकी बातों को जनता तक तुरंत घर घर तक पहुंचा दिया जाता है, आप सचेत हो जाइए, मेरा ये कहना है। देखिए नरेंद्र मोदी या अमित शाह जैसे कोई भी लोग, भारतीय जनता पार्टी का एक ही टारगेट है, 2014 में किसी तरह समाज में बहुत विघटन करके, अगर भारतीय जनता पार्टी का 2014 टारगेट है तो दिग्विजय सिंह का बयान से क्या टारगेट है? कोई छुटभैया नेता नहीं है, सुर्खियां बटोरना तो उनको कुछ ऐसा तो है नहीं कि सुर्खियां बटोरने के लिए वो बोलेंगे। बहुत सम्मानित नेता है, सम्मानित नेता। अगर वो इस ओहदे पर रह करके ये बात कर रहे हैं तो इसके पीछे आपको लगता नहीं कोई दम होगा? क्या आप मानती कि उनके ओहदे पे कोई दम नहीं है, उनकी बातों को बिल्कुल तवज्जो नहीं देना चाहिए? हम ये मान लें? नहीं, देखिए सारी बातों को तवज्जो, बहुत सारी बातें होती हैं जो अपनी व्यक्तिगत अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार है, तो वो अपने व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के अधिकार के आप कोर्ट को चुनौती दे देंगे फैसले को? नहीं, कोर्ट की चुनौती नहीं दी है। आप कहेंगे कि ये फैसले पर अपने आप कायम है अपनी बात? कोर्ट के ये कैसा व्यक्ति का अधिकार? कोर्ट के फैसले का हम सभी सम्मान करते हैं, कोर्ट के फैसले को उन्होंने कि पहली बात कि आज जो कोर्ट का फैसला था वो इस बात पे था ही नहीं कि बटला हाउस इनकाउंटर फर्जी है या जेन्युइन है। आज जो कोर्ट का फैसला था वो सिर्फ और सिर्फ शहजाद को लेकर था, वो दोषी करार दिया गया। कोर्ट में बहुत सारे सवाल ऑलरेडी उठ चुके हैं, यहां तक कि सवाल इसमें भी है कि क्या शहजाद वहां मौजूद था, क्योंकि बैलिस्टिक रिपोर्ट जो हमारे पास आरटीआई से मौजूद है, बैलिस्टिक रिपोर्ट में ये बात कही जा रही है कि एमसी शर्मा को जो गोली लगी थी वो पिस्टल भी वहीं बरामद हो गया था, जबकि दिल्ली पुलिस ये कहती है कि शहजाद ने गोली मारी और वो भाग गया। तो ये सारे आर्गुमेंट्स जो हैं वो कोर्ट में रखे गए हैं, पर कोर्ट ने अब क्या फैसला लिया है, क्या है वो सोमवार को जब डिटेल फैसला आएगा, तब उस पर टिप्पणी किया जाएगा। कोई भी अधिकारी को किसी को भी रिएक्ट करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने एक बार जजमेंट दे दिया है, गोली अंदर लगी, आगे लगी क्या पीछे लगी, शहजाद वहां था क्या नहीं था, उसका पिस्तौल पकड़ा गया क्या नहीं पकड़ा गया, उसका पासपोर्ट वहां से कैसे मिला, ये सब बातें कोर्ट ने वेरीफाई करी है। दिस इज नॉट आवर जॉब एट ऑल। आज एक बार निर्णय आने के बाद न्यायालयीन प्रक्रिया का इस प्रकार स्टूडियो में बैठकर आकलन करना और असेसमेंट करना, यह भी न्यायालय का अपमान है। जी बिल्कुल, मैं यही बात कह रहा हूं। कमेंट करना यह भी न्यायालय का अपमान है। जो बात, एक मिनट मैं आपके पास आऊंगा चरण जी। सिंह साहब जरा जो बात कह रहे हैं जाजू जी, वो बात में कितना दम है? नहीं, अपमान नहीं है। किसी भी न्यायिक ऑर्डर दिया किस लिए जाता है, जजमेंट किस लिए अनाउंस किया जाता है, उसको कॉपी दी जाती है, उसको रिव्यू किया जाए, उसे देखा जाए, और वो कहते हैं जब भी अच्छे से अच्छे जुडिशियल ऑफिसर्स ऑनरेबल हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट्स के कहते हैं कि मैंने अपना ये फैसला दिया, ये मेरा भी, इट इज माई ओपिनियन। लास्ट में जादू जी आप ध्यान करके पढ़िएगा हर जजमेंट, इट इज माई ओपिनियन, मेरा निर्णय है, हो सकता है मेरा निर्णय गलत हो। सुनिए स्टूडियो में बैठकर स्टूडियो बने बैठने के लिए, आगे बने बैठने के लिए है और वहां बोलने के लिए। आज आपको स्टूडियो इसलिए बुरे लग रहे हैं, आपकी धज्जियां खुल रही हैं, इसलिए आपको ये स्टूडियो बने हैं। मीडिया चौथा पिलर है, इस देश की पिलर बना हुआ है, डेमोक्रेसी को चला रही है, उसको आप ऐसा नहीं कह सकते। जजमेंट आया है, जजमेंट को देखेंगे, और प्रत्येक जज ये कहता है ये मेरी ओपिनियन है, अगर आपको मेरी ओपिनियन गलत लगती है तो आप ऑनरेबल हाई कोर्ट में जा सकते हैं। और हाई कोर्ट का जज कहता है, जस्टिस कहती है, 2-2 बेंच बैठती है, 3-3 बेंच बैठती है, वो भी कहते हैं कि हो सकता है मेरा 3 लोगों का फैसला गलत हो, आप सुप्रीम अथॉरिटी में जाइए। और जाजू जी मैं आपको बता दूं कि जुडिशियल के बहुत सारे ऐसे फैसले आए हैं जिसमें बाद में हाई कोर्ट ने पलट दिया है। आप देखिए सब जहां ठीक है, जल्दी से मुझे आपके पास है और कानून जिनको अपील करने का अधिकार है वो अपील करे, अपील करने के टाइम में वो अपील करे, कोई मौका नहीं है। जाजू जी कोई भी फैसला सेशन कोर्ट में होता है तो आपको इस बात की जानकारी है, आप पढ़े लिखे हैं,
और कोर्ट के फैसले पर तो इसके बाद में उसको चुनौती भी जो उससे सहमत नहीं वो चुनौती देते हैं। हाई कोर्ट है, इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट है। उस प्रक्रिया में वो आगे अपील करके जा सकते हैं। पब्लिकली न्यायालय ने जिस आधार पर, जिस गवाहों पर आधारित न्याय दिया है उसकी चर्चा करना ये कभी भी उचित नहीं है। न्यायोचित बातों का सम्मान करना ही पड़ेगा। हमारी पार्टी कभी आतंकवादियों का समर्थन कर नहीं सकती। देखिए, न्याय हमने सभ्यता सम्मान किया। आप तो न्याय प्रक्रिया को मानते ही नहीं है। जब नितिन गडकरी के घोटाले खुलते तब आपको नहीं लगता है? एक मिनट, देखिए नितिन गडकरी के बारे में एक भी घोटाला, एक मिनट सर जानी जी मैं आ रहा हूँ। जवाबदारी से बोलना चाहिए। अपनी बात रख दीजिए, अध्यक्ष पद से क्यों हटा आप रख दीजिए अपनी बात। जैसे हमने जो शुरुआत किया वो दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर करता हूँ। जी देखिए, हम दिग्विजय सिंह को एक गॉड, एक बहुत बड़ा क्रिएचर बना देते हैं। दिग्विजय सिंह आखिर हैं क्या? जी, ही इज नॉट इवन एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम मध्य प्रदेश। वो मध्य प्रदेश के इलेक्शन में एक मुख्यमंत्री के दावेदार, पद के दावेदार भी नहीं है। आप और हम मीडिया बन के उनको बहुत बड़े नेता बना देते हैं। उनके ऐसे बेतुके बयान को हम बहुत बड़ा बयान लेके और पूछने चले जाते हैं। केवल क्या गांधी परिवार की जी हजूरी करने से कोई बड़ा नेता बन जाता है? कितने फॉलोअर हैं दिग्विजय सिंह के? जी, क्या लाखों तादाद में लोग खड़े होते हैं दिग्विजय सिंह के लिए? ये गलतफहमियां हैं और हम शायद मीडिया इनको कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी तो बात समझ नहीं होगी ना। एक चीज ये कांग्रेस की बात है, लेकिन बीजेपी भी, मैं तो कहता हूं पूरे राजनीति दल, चाहे वो बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, सारे एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। और इनको जहां पैदा होता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर, एक सेकंड, इनको जहां पैदा होता है वहां यूज करते हैं। यही मीडिया अगर आज बीजेपी के लिए कुछ कहे, इनके फायदे की बात करे तो मीडिया अच्छा है, और दूसरी बात करे तो ये मीडिया में नहीं है। नहीं, पर उन्होंने चूंकि बयान दिया है, वो आए हैं, बयान दिया, उन्होंने ये बात रखी है, और मैं जानना चाहूंगा पर क्या चीजें इन्फ्लुएंस नहीं होती हैं? एक चीज मैं आपको बता दूं। एक बात सत्यावन मुझे खत्म करने दीजिए। एनएचआरसी के जो टीम मेंबर्स हैं जी, वो कौन है? आप जरा लिस्ट उठा के देखिए। फॉर्मर रिटायर्ड जजेस, ठीक। और एक सेकंड मुझे कंप्लीट कर लीजिए। उस एनआरसी, और वो जजेस वो होते हैं जो यहां से रिटायर करके जाते हैं, उनको कुछ रिटायरमेंट के बाद चाहिए, वो बनते हैं, और वहां जो सरकार चाहती है वो होती है। जब एक बार रूल बना दिया गया कि ऐसे एनकाउंटर्स की जुडिशियल मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होगी, तो क्यों नहीं हुई जी? और अगर नहीं हुई तो एनएचआरसी मेंबर्स रिजाइन करें और बाहर जाएं, दूसरे लोग वहां जाएं। मैं कुछ और तथ्य रखना चाहूंगा कि एनएचआरसी ने जो है खुद रिपोर्ट में बताया है, मैंने कांग्रेस केवल अपने वो उस प्लेस पे गई नहीं। मतलब आप उसकी जांच कर रहे हैं, कोर्ट के आदेश पे जांच कर रहे हैं, और एनएचआरसी खुद रिटेन रूप में कह रही है मुझे आरटीआई के जवाब में कि वो आज वो घटनास्थल पे आज तक गई नहीं, उन्होंने घटनास्थल पे जाकर किसी से बात की ही नहीं। यानी जो कुछ भी उन्होंने दिल्ली पुलिस ने उनको दिया उसको उन्होंने पढ़ लिया। यहां तक कि उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो उन्होंने खुद मुझे दिया है आरटीआई के जवाब में, उन्होंने उसको भी नहीं पढ़ा। अगर वो शायद आरटीआई रिपोर्ट पढ़ लेते तो शायद जो रिपोर्ट उन्होंने दी थी वो रिपोर्ट नहीं आती। सिंह साहब, क्या ये चिंताजनक नहीं है जो बातें अफसोस साहब? एनएचआरसी के जो मेंबर हैं वो रिपोर्ट के अनुसार चले जाएं, अगर अपनी इच्छा से चले जाएं, अपनी बुद्धि से चले जाएं, तो वो एनएचआरसी के मेंबर पर से हटा दिए जाएंगे अगले दिन। बिल्कुल। बनाएगा कौन उन्हें? रखेगा कौन? कौन उन्हें सुविधाएं देगा? कौन उन्हें लाल बत्ती की गाड़ियां देगा? कौन उन्हें फैसिलिटीज देगा? वो उन्हें नहीं मिलेंगी। उन्हें पता है सुविधाएं लेनी है तो सरकार के साथ हाँ में हाँ मिलानी है, और ऐसे पदों पर बने रहना। ऐसे पद सरकार अपनी झोली में, सरकार सेंटा क्लॉज की तरह अपनी झोली में रखती है, और जो अपने पीछे पीछे आते रहते हैं, चलते रहते हैं, ज्यादा देर तक पिछलग्गू बने रहते हैं, उनको निकालती है खिलौना, पकड़ाती चली जाती है। ये सरकार क्या हम सत्ता कहते हैं, यही सरकार आज है। क्या हम, चाहे वो कांग्रेस की हो, क्या भाजपा की हो, सब जुडिस जी तरह से काम सर एक चीज जरा बताइए कि क्या हम भले वो सब जुडिस मैटर हो या किसी भी तरह का मैटर हो जो कोर्ट डील करते हैं, कोर्ट की ओर से माननीय कोर्ट अपनी बात रखती है, फैसला सुनाती है। अब वो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा किसी की भावनाओं को सूट करे या ना करे, क्योंकि वहां तथ्य चलते हैं, तथ्य के आधार पर फैसला होता है, ये बात सब जानते हैं। पर सर कोई भी नेता दबाव से भी होते हैं फैसले, दबे भी होते हैं, ठीक है, होते होंगे, हम तो क्योंकि आप बेहतर समझते हैं इन चीजों को जी, आप बेहतर समझते हैं इन चीजों को। पर सर हमारा सवाल ये है कि जब भी कोई फैसला आता है वो जैसा भी हो, लोग यही कहते हैं कि वो सर्वमान्य फैसला है, उसको हम स्वीकारते हैं, भले ही वो कितना हाँ या कहें या ना कहें। उसके ऊपर कोई बात अगर कही जाती है, क्या वो बात कहना और उसके बाद जो इन्फ्लुएंस पैदा होता है, उसको लेकर जो एटमॉस्फेयर पैदा होता है, उसको लेकर जो सवाल खड़े होते हैं, क्या वो आपको लगता नहीं चिंताजनक है जुडिशरी के लिए भी? बहुत बड़ी चिंता का विषय है, और इसीलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सन 2004 में
सुप्रीम कोर्ट में फंक्शन हुआ, बहुत बड़ा फंक्शन था, उसमें सभी ऑनरेबल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, सेशन जजेस थे, सारे जुडिशियल से संबंधित थे। उस समय उन्होंने कहा था न्यायालय को न्याय की दुकान मत बनाइए, लोग न्यायालय को न्याय का मंदिर मानते हैं, आप इसे ऐसा बनाने का प्रयास कीजिए। लोग भावनाएं लोगों की उखड़ चुकी हैं, लोगों का विश्वास आपसे उठ चुका है, ये उन्होंने कहा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था, इस बात को भरे सब पूरे फंक्शन में कहा था। तो ये बात सोचने की थी, समझने की थी। आज न्यायालय न्याय की दुकानें बनती जा रही हैं, खुलेआम बनती जा रही हैं। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं, प्रेशर में आ रही है, दबाव में आ रही है। आपको मैं उदाहरण देता हूं, इसी दिल्ली पुलिस ने फरवरी माह में एक आतंकवादी को बना के गोरखपुर से पकड़ के लाए एक व्यक्ति को कि आतंकवादी है और दिल्ली में बहुत बड़ा खून खराबा होने वाला है और हमने दिल्ली लोगों की जनता को होली से बचा लिया, ये खून की होली होती। ठीक है, ठीक 2 महीने बाद उसी व्यक्ति के खिलाफ चार्जशीट कागज प्रोसीडिंग होती है और उसे जमानत दे दी जाती है, उसे वापस भेज दिया जाता है। इसके पीछे किसका दबाव था? जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का दबाव था। और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट और केंद्र सरकार का अलायंस है। अगर वो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट पीछे पड़ गई कि हम इसे छुड़ा के ले जाएंगे, हमारे प्रदेश में हमारी सरकार डामाडोल हो जाएगी, लोगों की भावनाएं इससे जुड़ गई हैं, तो उस आतंकवादी को कोर्ट ने भी छोड़ दिया। ना हम मकोका रही, ना राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रहे, ना आतंकवाद रहा, ना वो आतंकवादी रहा। और जब पकड़ा था तो उसे बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीरज कुमार जी ने कहा था, पूरे देश की जनता को बताया था, विश्व को बताया था कि हमने एक ऐसा आतंकवादी पकड़ा है जो दिल्ली में होली वाले दिन खून की होली खिलवाता। तो इसे दो पक्षी बात कैसे कहेंगे? उसको भुला दिया। ना उसके बारे में दिग्विजय सिंह जी बोल रहे हैं, ना जाजू जी बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों लोगों को पता है कि क्या पता नेशनल कॉन्फ्रेंस से सत्ता में जब परिवर्तन होगा, उथल पुथल होगी, तो कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस से समर्थन लेना पड़ गया इधर या उधर। तो इसलिए एक सत्ता को इस तरह से यूज किया जाता, टूल्स की तरह यूज किया जाता, लोगों को, आतंकवाद को, समस्याओं को इस देश में। और उसके ऊपर सियासत भी होती है, इससे कोई दरकिनार भी हम नहीं कर सकते। और जो सियासत होती है वो बहुत दुखदाई इसलिए भी हो जाती है क्योंकि जनता का रिप्रेजेंटेटिव नेता है। नेता अगर ये कहते हैं कि हाँ जनता हमारे तक आती है और अगर वो अपनी बात उसके एवज में रखते हैं तो कहीं ना कहीं 10 में से 2 तो कम से कम उसे मानेंगे, 3 तो कम से कम मानेंगे। पर वो स्थिति हम क्यों खड़ी करें? क्यों इतना वीक हम पॉलिटिकल सिस्टम को बना दें और इतना ज्यादा फ्रेजाइल उसको बना दें कि इन्हें छोटे छोटे बयान और देने भी पड़े। और उसके पीछे मंशा की भी बात होती है। फिर साहब अब आप मुझे बताइए कि इस पूरे मुद्दे के ऊपर अब आगे जब अब चूंकि अब सोमवार के ऊपर सजा क्या होगी नहीं होगी उसके ऊपर फाइंडिंग्स होंगी और तमाम तरह की चीजें होंगी, चूंकि कोर्ट का मैटर है। अभी तक जो भी इंक्वायरी इसके ऊपर हुई और क्या फाइंडिंग्स आपने इसके अंदर पाई जो वाकई आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? अभी तक की हम बात करेंगे, कुछ ऐसी चीज आरटीआई के जरिए सरकार के थ्रू आपको मिली हो, हम उसकी बात करें। देखिए, आरटीआई के थ्रू बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, चाहे वो बैलिस्टिक रिपोर्ट हो, चाहे वो फायर एंड साम रिपोर्ट हो या पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो, वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और उसके अलावा इतने सारे लूफॉल्स जो लगातार आरटीआई से डॉक्यूमेंट्स मिले वो भी इंपॉर्टेंट है। मैं आतिफ और साजिद की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ मोहन चंद शर्मा की बात कर रहा हूं। मोहन चंद शर्मा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात वाज़ेह तौर पे लिखी हुई है कि उनकी मौत जो है वो एक्स्ट्रा ब्लीडिंग की वजह से हुई है, यानी 3 लीटर खून जो है उनके बॉडी से गिर गया है। तो अब सवाल ये होता है कि एमसी शर्मा की बॉडी से इतना खून बहा कैसे, जबकि उनको चौथे माले से बहुत नीचे आराम से लाया गया। मीडिया में सारी रिपोर्ट्स मौजूद हैं, फोटोज मौजूद हैं। 5 बजे शाम तक वो खतरे से बाहर होते हैं और अचानक 7 बजे मौत हो जाती है। बाद में जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के पास उनकी चीजें गई, उन्होंने इसको एग्जामिन किया तो उनको 2 गोली लगी हुई है, एक गोली कंधे पे लगी हुई है जिसका डायरेक्शन नीचे से है, यानी जो आतंकवादी जो भी वहां पे मौजूद था वो जो है नीचे बैठ के गोली मार रहा था, और जो दूसरी गोली है वो ऊपर की तरफ से है जिसका डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ है, यानी वो उस वक्त हवा में उड़ के मार रहा था। तो ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं। आज तक जो है एनएचआरसी की खुद की गाइडलाइंस है कि ऐसे पोस्टमार्टम की जो है वो वीडियोग्राफी होनी चाहिए, फोटोग्राफी होनी चाहिए, लेकिन आज तक जो है इसमें फोटोग्राफी हुई नहीं पोस्टमार्टम की। आज तक जो है हमें आरटीआई में जो है वो क्लिनिकल ट्रीटमेंट रिपोर्ट नहीं मिला। तो ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो ये साबित करते हैं कि दाल में कुछ ना कुछ तो काला है, और जिसको सही करने के लिए आप अगर मानते हैं कि सही है, अगर ये मानते हैं जेन्युइन है, तो आप क्यों नहीं करवा रहे इंक्वायरी इसकी? क्यों डर रहे हैं इससे? अब तो कोर्ट ने फैसला दे दिया है, हर चीज के ऊपर जांच की बात कर देना, जांच में सामने आएगा, जांच की ढाल बना करके हर चीज को ढांक लेना और उसके पीछे छिप जाना। जो बातें कह रहे हैं अफरोज साहब बहुत जमीनी तौर पर बातें हैं। आरटीआई आप ही की सरकार से मिली है, आपको नहीं लगता थोड़ी तो नैतिकता अभी होनी चाहिए, थोड़ा तो और संजीदगी इन मसलों को लेकर के हो, ट्रांसपेरेंसी और बढ़े? देखिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के लिए ही आरटीआई कानून भी आया है
ये आप ही के लिए मुसीबत बन रहा है। नहीं मुसीबत नहीं बन रहा, वो एक अच्छी चीज है, हम भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छी चीज है। उसमें देखिए ये लोग कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ा एक हथियार है, जिससे भ्रष्टाचार में बहुत कुछ अंकुश लगा है। दूसरी बात यह है कि कोई भी बता दूं कि इसको लेने में मुझे 2 साल लगे हैं, कोई भी मेरे अंदर होना चाहिए, हाथ तो होना चाहिए था। न्यायालय में जाता है तो कोई भी डीप इन्वेस्टिगेशन होता है तथ्यों के आधार पर और उसका विश्लेषण किया जाता है। इसके बाद में कोर्ट अपना फैसला देती है, तो कोर्ट के फैसले पर हम कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। नहीं, हम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया मांग भी नहीं रहे हैं, हम बात ट्रांसपेरेंसी की कर रहे हैं। अभी खुद अफरोज साहब बोल रहे हैं कि इन सब डॉक्यूमेंट्स को जुटाने में 2 साल का वक्त, पारदर्शिता की जो बात हो रही है आप और चलिए पारदर्शिता भी अपनी जगह है, क्योंकि हम उस पारदर्शिता के अंदर तो तेजी आम इंसान तो ला नहीं सकता। बात होती कि इतना सब होने के बाद भी जो संवेदनहीन बयान आपके नेता देते हैं उसे आप पर्सनल बता देते हैं, तो ऐसे में कैसे एक दर्शक, एक आदमी, एक जनता जो आपको वोट डालती है, जो देखती है, दिग्भ्रमित कैसे ना हो? देखिए ऐसा है, पहली बात तो मैंने अभी सरल साहब ने कहा था कि कुछ लोग इस तरह से बयान देते हैं और गांधी परिवार को अकेले नहीं, मैं दोनों पार्टियों की बात कर रहा हूं, मैं बीजेपी को भी इन्वॉल्व कर रहा हूं। मैं आपको एक स्पष्ट बात बता देना चाहती हूँ, गांधी परिवार कभी भी किसी भी बेतुके बयान पे खुश नहीं होता। ये मैं आपको इस पर बहुत सारी बातें ही तो नहीं करती। देखिए नहीं, बहुत सारी बातें जो मीडिया में भी आ चुकी हैं, आती रहती है समय समय पर, कोई भी मतलब गांधी परिवार ने ऐसे प्रतिनिधि बना रखे हैं जो उनके बदले में ऐसे बयान समय समय नहीं बयान देने, क्योंकि ये बात आप गांधी परिवार के बहुत नजदीक है, हमें पता है, बहुत आप नजदीक है, तो आप ज्यादा अच्छी बात जानते हो। देखिए बयान देने की स्थिति ऐसा नहीं है कि गांधी परिवार ने सिर्फ इसलिए बनाया है कांग्रेस ने क्योंकि वो बयान देते हैं, ये योग्यता नहीं है, बल्कि उन्होंने इसलिए कि एक सीनियर व्यक्ति है, अनुभवी व्यक्ति हैं, पुराने नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, और उनसे ज्यादा सीनियर वोरा जी हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं। वोरा जी भी हैं, वोरा जी ऐसा स्टेटमेंट नहीं देते, नहीं स्टेटमेंट नहीं देते, लेकिन वो कोषाध्यक्ष है, वो भी बड़े पद में बैठे हुए हैं। मीडिया को लोग बोलते हैं कि आप क्यों जाते हैं, क्यों स्पेस देते हैं दिग्विजय सिंह को? हमारा सवाल यही है कि दिग्विजय सिंह क्यों आते हैं मीडिया के सामने ऐसी बात को लेकर के? क्या वो ये नहीं समझते, क्या ये मान लिया जाए कि दिग्विजय सिंह की कोई मौजूदगी है ही नहीं, शून्य मौजूदगी है उनकी यहाँ? देखिए ऐसा है, दिग्विजय सिंह जी को मीडिया खुद ही जाके घेरता है और उनसे कोई न कोई इस तरह सी बातें सवाल जवाब करता है, तो वो अपनी ये बात तो खैर दिग्विजय सिंह भी नहीं मानेंगे आप। ये अपने आप में एक अलग मसला हो सकता है। जाजू साहब आप मुस्कुरा रहे हैं, पर मैं आपको बता दूं कई सवाल आपके लिए भी हैं, आपको भी बहुत अच्छी सीख मिली है। गुजरात के अंदर क्या कुछ हुआ क्या नहीं हुआ, वहां पर भी कहीं ना कहीं सवाल बहुत आपके ऊपर भी उठे कि कैसे आप काम करते हैं। सत्यभान जी जवाब होने दीजिए, मैं फिर आ रहा हूं। जाजू साहब, गुजरात में जो नरेंद्र मोदी ने बोला है वो बोलने की हिम्मत कोई कांग्रेस वाले में है नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है अगर 2002 के दंगों में मैं दोषी पाया जाता हूं तो मुझे फांसी की सजा दे दो, मुझे माफी भी करने की जरूरत नहीं है, और देश के आगे एक मिसाल दे दो कि इस प्रकार का व्यवहार करने वाले आदमी को फांसी होती है। कोई भी कानूनी प्रक्रिया में उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया, कहीं भी वो गुनहगार साबित नहीं हुए, ये कहने की हिम्मत नरेंद्र मोदी रखते हैं। नहीं, पर आप अगर एनकाउंटर के कामों पर सवाल उठाते हैं, अगर आप ये कहते हैं कि दिल्ली के अंदर जो एनकाउंटर हुआ, बाटला एनकाउंटर, उसके अंदर सरकार की नाकामी है, आप इस बात को मानते हैं कि नहीं? दिल्ली का एनकाउंटर जिनाइन था, मोहनचंद शर्मा जी जैसे मैं सरकार की कार्यशैली की बात कर रहा हूं सर, काबिल आदमी वहां पहुंचा था, इसमें डाउट हमारे मन में कभी था ही नहीं। जी बस दूसरा कांग्रेस वालों ने डाउट क्रिएट किया देश में। ठीक है, तो जब आपके यहां भी एनकाउंटर होता है, जब आपके ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं, तब तो आप इतने दम भर के जवाब तो नहीं देते। कभी भी कोई भी फेक एनकाउंटर का हम समर्थन नहीं करते, कानून प्रक्रिया का सम्मान करने की हमारी परंपरा है। चलिए ठीक है, सिंह साहब मैं आपको यहां पर डिबेट में लाना चाहूंगा, क्योंकि आप एक बहुत मजबूत कानून के पक्ष को समझते हैं। सर, ये जो पूरा मामला है बटला एनकाउंटर का, जो भी रहा अभी तक का जो है, और उसमें 2 चीजें सामने आई हैं कि एक तो जो निर्णय हुआ वो उसे छोड़ दें, दूसरा यह है कि कार्यशैली सरकार के इसके पीछे रही, जो सियासी बातें एक के बाद आई और उसके अंदर भी मतभेद रहा। उसमें भी एक टर्म के ऊपर कांग्रेस खड़ी नहीं थी, उसमें भी 2 फाड़ में बटी थी। चिदंबरम साहब अगर कहते थे कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, तो उसको दिग्विजय सिंह ने अपोज किया, उसके बाद सलमान खुर्शीद ने अपनी बात कही, उसके बाद मुलायम सिंह बाहर से आके कुछ और बात करते हैं। तो इन सब के बीच में मैसेज क्या जा रहा है? क्या दिग्भ्रमित नहीं हो रही जनता? क्या ये मान ले कि कुछ नहीं हो रहा, इनको जो नेताओं को बोलना है, जो आए कैमरे के सामने जो आके जो बोल दे, ठीक है? देखिए, दोनों पार्टियों ने ऐसे प्रतिनिधि बना रखे हैं जो मुस्लिम तुष्टीकरण को, मतदाताओं को अपनी अपनी झोली में डालने के लिए 24 दिन में होते हैं, 24 घंटे, वो 25 घंटे कार्यरत रहते हैं कि कौन किसको डाल ले। जैसे ही मौका मिलता है, चाहे वो गुजरात का दंगा हो,
चाहे वो बटाला ये कांड हो, चाहे कहीं भी किसी आतंकवादी घटना को हो, चाहे कहीं ब्लास्ट हो जाए, चाहे कहीं लोगों की जान चली जाए, वो केवल उसमें ये भुनाने को रहते हैं किस घटना से कितने वोट हम अपने फेवर में कर सकते हैं। चाहे माननीय दिग्विजय सिंह हो, चाहे माननीय खुर्शीद साहब हो, सलमान खुर्शीद जी हो, चाहे कोई और इस तरह के लोग, जितने लोग हैं वो इस तरह के बना रखे हैं उन्होंने, उनको जिम्मेदारी दे रखी है, तुम मुस्लिम वोटों को संभालोगे, तुम इनको संभालोगे, तुम ऐसी घटनाओं पर इसको संभालोगे, तुम भ्रष्टाचार घोटाले के आरोपों को संभालोगे, तुम इस तरह के उत्पीड़न को संभालोगे। इस तरह की बातें बना रखी है पार्टी में कि तुम फाइनेंस का इंतजाम करोगे, तुम फंड का इंतजाम करोगे। ये सारे कार्य अपनी तरह बखूबी निभाना जानते हैं। ये सब इतने बुद्धिमान नेता हैं, जो भी सलमान खुर्शीद हो, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के मेंबर हैं, सम्मानित मेंबर हैं, बड़ी कदर करता हूं, लेकिन उनकी भी जिम्मेदारी है। पार्टी के स्तर पर जिसकी जो जिम्मेदारी है वो उसमें फटाफट लग जाता है। चाहे शाहनवाज वो भाजपा के लिए, जब कभी वहां होता है तो शाहनवाज हुसैन साहब भाजपा के लिए चिल्लाने लगते हैं, सलमान खुर्शीद साहब कांग्रेस के लिए चिल्लाने लगते हैं, और जब कभी टेढ़ा मेढ़ा बयान देने की नौबत आती है तो तुरंत फोन मिलाया जाता है कांग्रेस आला कमान की तरफ से दिग्विजय सिंह को कि अगर वो सो भी रहे होते हैं, क्योंकि उनका स्वास्थ्य बड़ा खराब रहता है, पीछे उनकी पत्नी का देहांत हुआ, मैं उन्हें बहुत व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और बड़ा उनका सम्मान करता हूं, लेकिन उन्हें कांग्रेस इस तरह से टूल की तरह यूज करती है। वो सो भी रहे होते हैं तो उनके फोन कराया जाता है, तुरंत उन्हें उठाया जाता है, मामला खराब हो रहा, वाइट दीजिए, जल्दी बाहर निकलिए, उस पर जल्दी बोलिए, फटाफट बोलिए, तो उनको ऐसा यूज किया जाता है। बयान है, हमें तो लगता है शायद वो सुनते ही नहीं है किसी की, सुनते नहीं, वो सबकी सुनते हैं और उसके बाद करते हैं। बहुत बड़े शरण जी, क्या दूर की सोच बहुत है क्या? बहुत ये बात है। शरण जी, क्या ये दूर की सोच को ध्यान में रख के दिया बयान? आपको लगता है कुछ दूर सोचा हो उन्होंने? नहीं, मैं इसकी दूर की सोच नहीं बोलूंगा, मैं उनकी एक उनकी कूटनीति है, ये उनकी कूटनीति है कि किसी तरह जो माइनॉरिटी क्लास है, केवल मुस्लिम्स नहीं, इवन क्रिश्चियन, सिख्स, उनको कैसे कांग्रेस की तरफ खींचा जाए जी। और ये कूटनीति में कांग्रेस के पास और कोई ऐसा नेता नहीं है जो इतना बेतुका, सीनियर नेता जो बेतुका इस तरह से स्टेटमेंट दे। तो उनको दिग्विजय सिंह को यूज करते हैं और दिग्विजय सिंह यूज हो रहे हैं। बेनी जी भी हैं वैसे, प्रसाद जी उनके बना रखे हैं, चलिए खैर उनके बेनी प्रसाद वर्मा को कम से कम रेस्ट्रिक्ट, उनका लगाम खींचा जा सकता है। दिग्विजय सिंह का लगाम कोई खींचने वाला अभी कांग्रेस में है ही नहीं जी। वो जब खुद ही सारथी चला रहा हो तो फिर कौन क्या लगा? वही गाड़ी चला रहे तो ठीक है। जाजी साहब, मैं एक बात, जाजू जी ने अभी पहले कहा था कि नरेंद्र मोदी ने जो कहा उतनी हिम्मत से कहा, उनका कोई जवाब नहीं दे सकता। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, नरेंद्र मोदी ने बड़े शातिराना तरीके से और निर्लज्जता के साथ जिस तरह से बयान देते हैं, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने जिस तरह से 2002 में सरेआम कत्लेआम कराया था, मुख्यमंत्री होते हुए उसमें प्रेरित किया था। एक संजीव भट्ट वहां पर अधिकारी था, आईपीएस अधिकारी था, जिसने कहा था कि मैं वहां पर उपस्थित था जब इन्होंने मुश्किल कर दिया। गुजरात में जाकर कहा था, अफरोज साहब बिल्कुल संक्षेप में आप अपनी बात रख दीजिए। मैं चाहता हूं आप अपनी बात और रख दें, चूंकि आपकी फाइंडिंग्स भी इसके ऊपर रही हैं। बिल्कुल संक्षेप आप अपनी बात रख दीजिए, कैसे अपनी संक्षेप में बात यह है कि ये एक सेशन कोर्ट का फैसला है जी। सारे लोग जो भी एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं इसका फैसले का सम्मान कर रहे हैं जी। आगे रास्ते खुले हुए हैं, हाईकोर्ट जाएगा, सजा की पूरी फैमिली हाईकोर्ट जाएगी जी। और ऐसे देश में अभी न्याय भले ही देर से मिले, लेकिन मेरा खुद का मानना है, या जिस कम्युनिटी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कि न्याय मिलती जरूर है, चाहे वो देर से मिले, इस देश में न्याय मिलती है। तो हमें भी उम्मीद है कि इस देश में न्याय मिलेगी, ये पूरा मामला जो है आएगा। लेकिन ये जो राजनीति हो रही है वो गलत है। और दूसरी बात यह है कि जब शुरू से ही इस चीज की डिमांड हो रही है कि जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, तो करा दी जानी चाहिए। कहीं ना कहीं सरकार की भी यहाँ पर सर बिल्कुल संक्षेप में अपनी बात रख दीजिए। ये डिमांड ही नहीं है, जुडिशियल इंक्वायरी डिमांड करने की कोई जरूरत ही नहीं है। एनएचआरसी के गाइडलाइंस में है जी। एनएचआरसी चाहे एक दिन में करके रख दे, किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी जजमेंट, किसी चीज की जरूरत। ठीक है जाजू साहब, बिल्कुल संक्षेप में जाजू साहब। इस प्रकार की घटना से पुलिस बल, सुरक्षा बल, इनका मॉरल खच्ची नहीं होना चाहिए। देश को आगे का देख के मॉरल तो अप डाउन हो रहा है सर, आपके गुजरात में वक्त मेरे पास इतना ही था। माफ कीजिएगा सब लोगों की तरफ से माफी चाहूंगा, वक्त इतना ही था। सत्यानंद जी, वक्त इतना ही है।
माफ कीजिएगा, वक्त इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। पर बड़ा सवाल लगातार यही है, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि आखिर एनएचआरसी की गाइडलाइंस हैं, तमाम तरह की चीजें हैं, आरटीआई के थ्रू चीजें मिलती हैं, ट्रांसपेरेंसी अभी भी जरूरी बनी हुई है। अगर हम चाहते हैं कि इंसान और इंसाफ के बीच का जो अंतर है उसे और कम किया जाए, जितनी बड़ी खाई है उसे पाटा जाए, उसके लिए बहुत जरूरी है कि ट्रांसपेरेंसी हो, न सिर्फ सरकार की ओर से बल्कि उन सभी लोगों की ओर से जो इन मामलों के अंदर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहते हैं। आप देख रहे थे प्राइमेट। नमस्कार। सबों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। जिस गली में मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है। जिंदगी का हीरो है वो तुझ पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला एपीडीवी इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सबों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल 1 रखता है अपनी पैनी नजर।